बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, महफूज भी हैं, कोई नुकसान आपका नहीं हुआ इंशाल्लाह। उम्मीद हमारी यही है। मेरा नाम आयशा यूसुफ, मेरा नाम अनम अहमद है और मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको मैं वेलकम कहूँगी। आज चूँकि आयशा ने कहा कि आप उम्मीद से और खैरियत से होंगे, वो इसलिए भी हम कंसर्न जो है वो जाहिर कर रहे हैं क्योंकि मुल्क भर में जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, जो मौसम की सूरत हाल है, कल जिस तरह से रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश हुई है और सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में नहीं, चकवाल में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, उस हवाले से हमने बात करनी है। कुछ नुकसानात भी हुए हैं। रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता रोज़ बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो गई और रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात में 19 अफराद को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि कम अज़ कम रेस्क्यू जो है वो अमल जारी है। रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बारिश जो है वो चकलाला में 237 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा चकवाल का जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 423 मिलीमीटर बारिश तबाहकुन बारिश साबित हुई है। 3 डैमों के बंद टूट गए जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और पानी ज़ाहिर है फिर आबादियों में दाखिल हो गया। अच्छा, कल आपको आने में तो काफ़ी मसला हुआ था, मुझे पता है कि 1-1.5 घंटे बाद आप पहुंची थी। जाते हुए मसला तो आयशा 1-1.5 नहीं, मैं 2.5 घंटे के बाद पहुंची। वापस घर या ऑफिस? नहीं, ऑफिस। अच्छा, ऑफिस। मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ पर फंसी थी तो कहती है ये पूछें कि मैं कहाँ नहीं फंसी। तो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से 1 घंटा मुझे अकेले भी करना पड़ा था। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन हम आपको बता देते हैं कि मुल्क भर की क्या रही। पनवाल डैम का बंद जो है वो टूट गया जिसकी वजह से 3 अफराद और 2 गाड़ियाँ बह गई। और कुछ तो मैंने इस तरह की वीडियोस देखी कि मुझे देखकर हैरानी भी हुई और डर भी लगा कि भाई आपको इतनी ज़्यादा जो है ना बहादुरी दिखाने की क्या ज़रूरत है। पानी का बहाव इतना अगर तेज़ है तो अपनी गाड़ी लेकर क्यों चले जा रही हैं? तिनकों की आई डोंट नो, वो हो सकता है गाड़ियाँ पार्क खड़ी हुई हो, हमने ये तो नहीं, मैंने नहीं, ड्राइवर्स के साथ और पीछे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, उनके साथ गाड़ियाँ देखी। असल में मौसम को इतना एग्जैक्ट शायद प्रिडिक्ट भी नहीं किया गया था कि इस कदर स्वेर बारिश हो सकती है। पानी का इतना बड़ा रैला आ रहा है, ये भी शायद लोगों को ज़ाहिर अंदाज़ा नहीं था, वरना कोई अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा। तो ऐसे हमने मनाजिर देखे, गाड़ियाँ जो है वो तिनकों की तरह बह रही थी और इस तरह की फुटेजेस हमने काफ़ी देखी। लेकिन बहरहाल हम बार बार यही आपसे कहेंगे कि आप लोगों ने एहतियात करनी है, घरों से बिला ज़रूरत ना निकलें। और आगे तो वैसे भी वीकेंड है, बारिशों की मजीद प्रेडिक्शन। अच्छा, थोड़ा रावल डैम के बारे में बता देते हैं कि वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सिर्फ 5 फीट ज़खीरा की गुंजाइश जो है ना उसके अंदर रह गई थी। और मुल्क भर में 26 जून से 17 जुलाई के दौरान बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 178 अफराद अनफॉर्चुनेटली जाँ भाग हो गई। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आप बात करी थी कि इसको प्रिडिक्ट नहीं किया गया और प्रिडिक्शंस जो है ना वो नहीं की जा सकती थी अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर बारिश हो जाती है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको हम डेफिनेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें उसके ऊपर काम होता हुआ भी नज़र आ रहा है। और वो ये है कि मुल्क के अंदर जिस तरह से नौजवानों के लिए काम किया जा रहा है, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स जो हैं हम इस गवर्नमेंट की जानिब से देख रहे हैं जो लिए जा रहे हैं ताकि नौजवान जो है उनको इंगेज भी किया जा सके, उनके फ्यूचर के ऊपर भी काम किया जा सके और नौजवान मायूस ना हो। क्योंकि आपको पता है कि नौजवान कीमती सरमाया होते हैं किसी भी मुल्क का, उनका किरदार मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की तकरीबन 65% आबादी जो है ना वो 30 साल से कम उम्र है, यानी कि नौजवानों पर मुश्तमिल है। और आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 25A 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम की जमानत भी देता है। लेकिन अब ये लेकिन जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन के बाद आप बताइए। लेकिन क्या अफसोसनाक बात ये है कि पाकिस्तान में आज 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, यानी वो बच्चे स्कूल नहीं जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आबादी के आलमी दिन के मौके पर आबादी में बेतहाशा इजाफे के जो कौमी चैलेंज है उसको करार देते हुए इस मसले से निपटने के लिए हुकूमती, इदारा जाती और कम्युनिटी सतह पर इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। तो हमें काम होता हुआ नज़र आ रहा है। जो फोकस है वज़ीर आज़म का वो भी हमें कुछ हद तक नज़र आ रहा है। नौजवानों की तरफ वो काफ़ी फोकस भी किए हुए हैं। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए उड़ान पाकिस्तान और डिजिटल यूथ हब जैसे प्रोग्राम्स के जरिए मौसर इकदाम भी कर रही है। इन अहम नुकात पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन जनाब राना मशहूद साहब ने स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए हमारा इंट्रो आप सुन ही रहे थे नौजवानों से मुतालिक। हमें इनिशिएटिव्स अब नज़र तो आ रहे हैं उड़ान पाकिस्तान जैसे और दीगर भी उनका आगे जाके हम जिक्र करते हैं। लेकिन नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बहुत परेशान है अनसर्टेनिटी की वजह से कि जी हमारे पास जॉब्स नहीं हैं, हम पढ़ने के बाद डिग्री हासिल करने के बाद क्या करेंगे। तो ये जो इतना बड़ा चैलेंज है यूथ बल्ज का, अगर मैं ये टर्म यूज़ कर सकूँ तो क्या इनिशिएटिव्स अगर आप बताना चाहें जो फोकस में है राइट नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यूथ के ऊपर अगर किसी लीडरशिप किसी जमात ने कंसंट्रेटेड एफर्ट किया है तो वो PMLN है। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी जाएं गूगल के ऊपर, अभी जाएं बाकी मीडियम्स पे,
तो 97 में जब शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बने तो बूटी माफिया के ख़ात्मे के ऊपर पंजाब के अंदर ज़ीरो टॉलरेंस थी। और यही वजह हुई कि वो जो उन्होंने स्टेप्स लिए तो ग्रेजुअली पंजाब के अंदर जो है हम देखते हैं कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे होते हैं कि बाकी सूबों के बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते हैं। आज भी अगर आप पंजाब की यूनिवर्सिटियों में जाएँ तो आपको बहुत बड़ी तादाद बाकी सूबों की नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स पे बड़ा जोर दिया। 2008 में जब शहबाज शरीफ साहब वापस आए तो उनका जो फोकस था, पाकिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी अगर दी तो वो शहबाज शरीफ साहब ने 2011 में दी। 2 साल उस पर काम हुआ। उसमें भट्टे पे काम करने वाले बच्चे बच्चियों से लेके एलीट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ, उनके इश्यूज़ के हैं, उसके मुताबिक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो बने यूथ पॉलिसी के, लैपटॉप से लेके, क्योंकि था कि एजुकेशन को प्रमोट करना है, लैपटॉप्स, स्कॉलरशिप्स, दानिश स्कूल्स, एजुकेशन एंडोमेंट फंड्स, मतलब इस तरह के सॉफ्ट लोन्स चीज़ें आई जिससे बच्चे बच्चियों को हमने अपने पैरों पे खड़ा किया। हमने यूथ फेस्टिवल्स कराए जहाँ पे एजुकेशन थी, वहाँ पे स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, आईटी, हर मैदान में एजुकेशन जी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि बूटी माफिया के खिलाफ काम किया, हम हमेशा से जब हम भी स्टूडेंट थे हम कहते थे पंजाब में इतनी सख्ती क्यों होती है। जब हम पेपर में बैठते हैं ये तो हमारी आप बीती बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अब आगे हम कहते हैं कि नहीं इट्स गुड, क्योंकि मुझे खुद एक्सपीरियंस है एक दूसरे सूबे में, मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ से मैंने एक डिग्री की थी एंड देन आई रियलाइज्ड कि नहीं पंजाब के अंदर डेफिनेटली ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा ज़रा अगर मैं क्रिटिकल सवाल आपकी इजाज़त से कर लूँ, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे, पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़, जिसके अंदर से 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। इसके ऊपर कितना काम हुआ? और मैं थोड़ा सा ज़रा कंपैरिजन कर रही थी इंडिया के साथ। वहाँ की आबादी तकरीबन 1.25 अरब जो है ना है, लेकिन वहाँ पर जो स्कूलों से बाहर बच्चे उनकी तादाद 1.1 मिलियन यानी कि सिर्फ 11 लाख है। इसका मतलब है उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इतनी बड़ी आबादी के बावजूद। पाकिस्तान में ठीक है क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर पंजाब में हमें नज़र आया काम हो रहा, ओवरऑल विफाकी सतह पर भी हो रहा है। बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए काम जो है वो बताएं। ऑल्दो ये सुबह मामला है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी आप इस पर कमेंट करें। ये कौमी इशू है, क्योंकि जब ये 2.5 करोड़ बच्चे आते हैं तो पाकिस्तान की जो रेटिंग्स हैं कई चीज़ों में बहुत नीचे चली जाती हैं। इस पे मैं आपको देखें, मैं खुद 2013 से 18 तक एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब था। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा। 2017 में इकोनॉमिस्ट एक रिपोर्ट शाया करता है जिसमें वो ये कहता है कि पंजाब के एजुकेशन सिस्टम का मुकाबला पाकिस्तान के बाकी सूबों से नहीं, एशिया के बेहतरीन मुल्कों से है। पंजाब के अंदर हमने 5 से 9 साल की उम्र का बच्चा कुछ स्कूल से बाहर नहीं रहने दिया था। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और आज के प्राइम मिनिस्टर खुद भट्टों पे जाते थे, खुद रेस्टोरेंट्स पे जाते थे और जो बच्चे वहाँ काम करते थे उनको स्कूलों में लेके आते थे। अब कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। वो जो हम स्कॉलरशिप्स, डिलेमा हमारे मुल्क का यही है, अब जो हम स्कॉलरशिप्स देते थे, जो हम प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो 2013 में नवाज शरीफ साहब आए, वही पॉलिसीज़ जो हम पंजाब में लेकर थे उन्होंने वफाक की सतह पे करनी शुरू कर दी। वफाक की सतह पे लैपटॉप्स देने शुरू कर दिए, स्कॉलरशिप्स देने शुरू कर दिए, टैलेंट हंट शुरू कर दिया, बेतहाशा कितना फ़र्क है राना मशहूद साहब, जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, जब बच्चे 2.5 करोड़ बच्चे आप भी बात करें स्कूल से बाहर थे, तो आपकी हुकूमत आने के बाद कितना इसमें डिफरेंस आया? उस वक्त हमने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम उस वक्त का जो टारगेट था ना, उस वक्त करोड़ के करीब बच्चा था जिसको हम मतलब पंजाब और वफाक ने मिलके हमने बहुत नीचे लेकर आए। लेकिन अगले 5 साल बदकिस्मती से स्कॉलरशिप्स रोक दिए गए, ग्रांट्स जो जाती थी वो रोक दी गई, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड जैसे स्कॉलरशिप्स जो हैं उनको रोक दिया गया। तो फिर आप देखें कि वो बच्चे जो हैं उनका पुरसाने हाल कौन होगा। हम इन चीज़ों से हार नहीं मान रहे। हमने आज दोबारा तमाम सूबों को इकट्ठा करके, ये शहबाज शरीफ साहब वो हैं जिनको आप याद करें आज से 6 माह पहले उन्होंने नेशनल एमरजेंसी ऑन एजुकेशन जो है उसका उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने तमाम सूबों को बिठाया, उन्होंने कहा पाकिस्तान की तरक्की इसी में है कि हम तालीम के मैदान में आगे जाएं। तो नेशनल एमरजेंसी लगा दी गई है, इसके ऊपर काम हो रहा है, ये ओवरनाइट नहीं होगा, बट हम वी आर नाउ अगेन मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और इंशाल्लाह 2 साल का हमारा टारगेट है कि इन बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम करेंगे और इनको पॉजिटिवली इंगेज करेंगे। कुछ पाइपलाइन में रखा गया है कि 1 साल के अंदर कितने एटलीस्ट बच्चे जो है ना वो आने चाहिए इस देखें हमारा जो टारगेट है ना, अब हमने एक कैटेगरी है नीट की, नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग्स, हम उसके अंदर इन तमाम बच्चों को, अब जो अनपढ़ है, अब
ऐसी स्ट्रीम्स आ गई हैं कि उनको आप तालीम के मैदान में भी और उसके साथ उनको टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के अंदर ला के, ताकि वो माशरे के मुफीद शहरी बन सकें। तो हम तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है नेफ्टेक के साथ प्राइम मिनिस्टर ने हमें कहा, हम प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट के नीचे हम इस वक्त अल्लाह के फजल से बच्चों की तालीम से, और सबसे बड़ी बात एथिकल ट्रेनिंग्स, क्योंकि एक और चीज़ जो बड़ी बदकिस्मती से ख़राब हुई वो बदतमीज़ी थी, जो माशरे में है ना, बड़े तरीके से जो है कहा गया कि जी तुम्हारे हकूक़, भाई पहले आप अपने हकूक़ के लिए मेहनत तो करो। आपने इस पाकिस्तान को अभी दिया क्या है? आप देखें ना, अगर कोई ट्रेडर्स हैं, कोई बिजनेसमैन हैं, कोई इस तरह के लोग जो पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो बिल्कुल कहें कि उनका राइट है, उनको दिया जाए। इन बच्चों के ऊपर हुकूमत अभी सब्सिडाइज्ड इनको एजुकेशन भी देती है, 5 से 16 साल तक इनको मुफ्त तालीम देने की कोशिश भी करती है। और मैं यूथ हब की आप बात करें इस प्रोग्राम के, मैं उसकी तरफ आता हूँ। एक्चुअली हमने अब एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बना दिया है, डिजिटल यूथ हब। बिल्कुल आपने ठीक बात कही, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंदर हम 4 E's पे काम करते हैं। हमारा एजुकेशन है, हमारा इंगेजमेंट है, हमारा एम्प्लॉयमेंट है, हमारा एनवायरनमेंट है। अब इन 4 E's के नीचे जो हमने किया हुआ है कि एजुकेशन में हम स्कॉलरशिप्स, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड था, उसको प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड बना दिया है। वो बच्चा बच्ची जो तालीम हासिल करना चाहता है, उसके पास वसाइल नहीं है, उसको यहाँ पे अप्लाई करे, मेरिट के ऊपर उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। दानिश स्कूल पंजाब का था, उसको दानिश स्कूल अथॉरिटी पाकिस्तान बना दिया। पूरे पाकिस्तान में हम बच्चे बच्चियों के लिए दानिश स्कूल्स लेके जा रहे हैं। हम नेफ्टेक के ज़रिए टेक्निकल एजुकेशन की ट्रेनिंग्स पूरे पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं। हम जो प्रोविंशियल टेफ्टाज हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस जो तमाम सूबों में काम कर रही हैं। हमारा टारगेट क्या है? हमने इस डिजिटल यूथ हब के ऊपर हमने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं स्कॉलरशिप्स की, हमने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं ऑनलाइन कोर्सेज़ करने की, कि कोर्सेज़ करके भी आप घर बैठे बैठे, अगर आप में हिम्मत है तो आप 60,000 महीने से लेके $5,000 तक माहाना घर बैठकर कमा सकते हैं और सकती हैं। ठीक है। इसी तरह हमने टूरिज़्म इंडस्ट्री को, हमने ये जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इन तमाम की हमने रखे हुए हैं। और आखिरी चीज़ एम्प्लॉयमेंट, एक सवाल मुझे करना है लेकिन आप कर लें कंप्लीट। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमने वो जो मिसिंग लिंक्स थे उनको जोड़ा। आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए आज जब हम बात कर रहे हैं 15 लाख जो हैं इज्जत के साथ जॉब्स अवेलेबल हैं। इसमें वाइट कॉलर भी है, ब्लू कॉलर भी है, ग्रे कॉलर भी है। वो मतलब कि ड्राइवर से लेके, प्लम्बर से लेके, कारपेंटर से लेके, नर्स से लेके, आईटी स्पेशलिस्ट से लेके, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड, यू नेम इट, जिस फील्ड में वो हमने जोड़ दिया। इस पे जो बच्चा बच्ची रजिस्टर होता है उसको खुद ब खुद, क्योंकि ये AI बेस्ड है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं मेरिट की बुनियाद पर, बगैर किसी सिफारिश के। ना मेरे दफ्तर के चक्कर लगाने हैं, ना कुछ और जाना है। आपकी उसके ऊपर आपको आएंगी कि आपके लिए, आज मिसाल दे रहा हूँ कि अभी आपने चकवाल का नाम लिया कि चकवाल में ये जॉब आपके मेरिट के मुताबिक अवेलेबल है, घोटकी में ये है, लाहौर में ये है, इस्लामाबाद में, हर जगह जहाँ जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, यूरोप, जहाँ पे भी है। आज भी जब अगर आप इसको डिजिटल यूथ हब को खोलेंगे तो आज के दिन लाख से ज़्यादा जॉब्स ओवर सारी दुनिया में जो अवेलेबिलिटी है, 44,000 से ज़्यादा जॉब्स जो पाकिस्तान में, और ये डेली का डाटा जो है ना, ये कंपनीज इस पे डालती हैं, बढ़ता जा रहा है। इस वक्त 16 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। ठीक है। 4800 बच्चा बच्ची एवरेज डेली का इस पे रजिस्टर हो रहा है। 5.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई हैं। ठीक है। तो इट इज़ अ गेम चेंजर। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का यही था कि अपने बच्चों को मौका दें बगैर सिफारिश के उनकी काबिलियत पे, ताकि उनको एहसास हो कि अगर उन्होंने जो किया हुआ है। बहुत अच्छी बात करें और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है सुन के। लेकिन जब हम एक आम नौजवान से बात करते हैं ना, कि हमारा काम इस तरह का है कि हमें इंटरेक्शन करना पड़ता है लोगों के साथ, वो कहते हैं हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। या तो फिर आप और आपकी टीम अवेयरनेस क्रिएट करने में उतने ज़्यादा काम नहीं कर रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके, और अगर वाकई में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं और लोगों को नहीं मिल रही हैं, देन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, अगर लोगों को या बच्चों को, नौजवानों को इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, वक्त मेरे पास कम है। मैं चाहूँगी कि एक नया इनिशिएटिव जो है परफेक्ट पिच के नाम से, जिसमें आप एंटरप्रेन्योर्स जो है ना उनको भी सपोर्ट करने की बात की जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा ज़रा हमें बताइए। देखें, शहबाज शरीफ साहब का हमेशा जो विज़न है ना, वो ये रहा है यूथ को एम्पावर करने का।
चाहे वो आईटी की फील्ड है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड है, चाहे वो आर्ट्स एंड कल्चर की फील्ड है, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड है, किसी फील्ड में हमारा बच्चा बच्ची एक्सेल करना चाहता है तो हुकूमत का काम है उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना, उसको एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिसके ऊपर वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर ग्रो कर सके। अब हमने शुरू किया था नेशनल इनोवेशन अवार्ड। ये जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और यूथ प्रोग्राम का आगाज़ उन्होंने वफाक की सतह पे 2013 में किया, तो वो तमाम इनिशिएटिव जिसकी मैंने बात की उसके अंदर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये था कि हमने इनोवेशन अवार्ड्स जो हैं वो देने शुरू किए वो बच्चे बच्चियां जिनके पास कोई आइडियाज़ हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट के अंदर हैं, एजुकेशन के अंदर हैं, चाहे वो साइंस है, टेक्नोलॉजी, जिस फील्ड में, सोशल सर्विसेज में उनका कोई आइडिया है, हम वो आके पिच करें और उसको पिच करने के बाद एक कमेटी है जो उसकी असेसमेंट करती है और वो अगर आइडिया जो है वो एक्सेप्ट हो जाए तो उसके ऊपर फिर इनिशियल उनको ना सिर्फ फंडिंग दी जाती है बल्कि उनको इंक्यूबेटर्स जो उनके रेलिवेंट इंक्यूबेटर्स हैं डाला जाता है, हैंड होल्डिंग की जाती है, उनको मार्केटिंग का तरीका सिखाया जाता है कि किस तरह इस अपनी प्रोडक्ट को उन्होंने बेहतर भी करना है और मार्केट भी करना है। तो ये हम कर रहे थे। इनोवेशन अवार्ड्स जो हैं वो हमने शुरू किए, शहबाज साहब ने आके इसका लेवल एक और ऊपर कर दिया। अब इनोवेशन अवार्ड से हम एक्सीलरेटर प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं और इसमें हमने अल्लाह के फजल से एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जो गेम चेंजर है। ये परफेक्ट पिच जो है, मैं इस पे हम टीवी का बहुत ज़्यादा और ख़ास तौर पे दुरैद साहब का, क्योंकि जब हमने आइडिया डिस्कस किया तो उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि जी हम इसको एक लेवल और आगे लेके जाएंगे। तो हमारा ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इस वक्त इसके रोड शोज़ जो हैं वो चल रहे हैं। 20 जुलाई तक इसके अंदर जो है आप रजिस्टर अपने आप को कर सकते हैं और जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो वो कमेटी है वो उसकी पूरी असेसमेंट करेगी और उसके बाद जो फाइनल होंगे, फाइनलिस्ट होंगे, उनको हम इन प्रोग्राम्स के अंदर लेकर आएंगे परफेक्ट पिच में। दुनिया को भी दिखाएंगे कि आपका टैलेंट क्या है। आपको हुकूमत पूरी सपोर्ट भी देगी। आपको जो है इसमें टॉप बिजनेस के जो कंपनीज हैं उनको हमने अपने साथ रखा है और वो जब वो अपना आइडिया पिच करेंगे तो पूरी दुनिया में ये जा रहा होगा तो कोई भी कंपनी आपके साथ पार्टनर बन सकती है। ये बहुत बड़ी मार्केटिंग होगी इस तरह से। अगर नहीं भी फंडिंग मिलती है किसी बिजनेस को तो डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल होगा उनकी मार्केटिंग के लिए। व्हाट अबाउट ट्रांसपेरेंसी? देखें, इसके अंदर जो कमेटी बनी है, अगर इस पर कोई कमी है तो फिर हम टीवी को जिम्मेदार डराएंगे। ओके, इन द एंड लास्ट 30 सेकंड के अंदर मैं चाहूँगी कि आप जवाब दें। इतने सारे इनिशिएटिव जो हैं मुस्लिम लीग नून और आपकी गवर्नमेंट जब वो पंजाब में भी थी तब भी और अब वफाक की सतह पर भी, उसके बावजूद एक दूसरी जमात को क्यों कहा जाता है कि वो नौजवानों की जमात है? देखें, इस बनियानुल मरसूस जब हुआ ना, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे ये समझ के हमला किया कि पाकिस्तानी कौम डिवाइड है और ये आपस में लड़ते रहेंगे और हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, तो ये गलत फहमियाँ बहुत लोगों को है। तो ये भी मिसकैलकुलेशन है। ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर देखें, मैं यूथ इनिशिएटिव्स पे 97 से काम कर रहा हूँ और शहबाज साहब, आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं उनकी कैबिनेट का भी हिस्सा रहा, पंजाब में भी, यहाँ पे भी। तो मैं तो दिल से देखता हूँ, नीयत से समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर यूथ को इंगेज करने में, उनको एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म देने में यूथ फेस्टिवल्स कराए। अरशद नदीम जैसे लोग उसमें से निकल कर आए। अरशद नदीम की बात की, स्पोर्ट्स के हवाले से मैं सवाल करना चाह रही थी। स्पोर्ट्स के हवाले से क्या इस वक्त काम हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है? आपने कहा कि हम इस बारे में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें काम करें, लेकिन कल मैं भी स्टेटमेंट देख रही थी, हॉकी के जो कैप्टन हैं नेशनल टीम के, वो नाराज़ हैं। हॉकी का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो काफ़ी नाराज़ है कि फंड्स नहीं मिलते, उन तक नहीं पहुंचती ये चीज़ें। उस बारे में आप क्या देखें? उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस, इनकी जो फेडरेशन बनी हुई है हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि अपने प्लेयर्स का ख्याल रखे। हुकूमत से जो पैसे चाहिए होते हैं, जो सालाना ग्रांट्स हैं, हमने उनके अंदर कमी नहीं की है। तो ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आज हॉकी अगर जाके ट्रॉफीज जीत रही है, ये वो हॉकी टीम है जो पिछले 11 साल से किसी ट्रॉफी टेबल पे नहीं खड़ी हुई थी। हमने शहबाज शरीफ साहब ने मेरिट के ऊपर हॉकी के अंदर इंटरवेंशन की और वहाँ पे जब मेरिट पे इन बच्चों को आगे आने का मौका दिया तो आज ये दुनिया में पाकिस्तान का झंड कर रहे हैं और इनके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए। ये पाकिस्तान का एसेट है, तो इसको हमने टेकअप कर लिया हुआ है। मैंने पहले भी कहा था अगले 3-4 महीनों में
हॉकी के ये वाले इशू सुनने को नहीं मिलेंगे और हॉकी जो है एक्सेल कर पाकिस्तान में इंशाल्लाह आपको हर स्पोर्ट्स में, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट जो है उसका आगाज़ किया है। इस वक्त पाकिस्तान के 25 शहरों में क्रिकेट टैलेंट हंट हो रहा है, बॉक्सिंग टैलेंट हंट हो रहा है, 23 गेमें हमने आइडेंटिफाई की हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा नेशनल गेम्स कायदे आज़म ने अपनी जेब से ट्रॉफियां दे के 48 में कराई। पूरी दुनिया में यूथ गेम स्टार्ट हो गई, यहाँ नहीं हुई। इस साल सितंबर में पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ गेम्स होने जा रही हैं और पाकिस्तान 2028 के ओलंपिक्स की पूरी तैयारी कर रहा है। इंशाल्लाह मैं यही इसी तरफ आ रही थी कि आई होप इंशाल्लाह हमारी यूथ इस तरह से ट्रेन हो जाए खेलों के मैदानों के अंदर कि हम ओलंपिक्स के अंदर जो है ना गोल्ड मेडल लेकर आ सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मशहूर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप इस तरह से काम होता रहे और हमारी यूथ जो है ना उसको बाहर की दुनिया की तरफ ना देखना पड़े या बाहर ना जाना पड़े अपना फ्यूचर बनाने के लिए इंशाल्लाह। वंस अगेन थैंक यू सो मच। राना मशहूर साहब हमारे साथ जनाब मौजूद थे। बहुत से इनिशिएटिव्स जो हैं वो नौजवानों के लिए आ रहे हैं। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उन इनिशिएटिव्स को किस तरह से यूटिलाइज करना अपना फ्यूचर बनाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना बहुत ज़रखेज़ मिट्टी है यहाँ की और यहाँ पर अब गवर्नमेंट जो है ना वो भी नौजवानों के लिए काम कर रही है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। कुछ मुल्की सियासी मामलात पर भी हमने बात करनी है। हमने सोचा तहरीक इंसाफ के हवाले से जो खबरें चल रही हैं उस हवाले से हम बात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रिहाई और हुकूमत के साथ सालिसी के लिए जमात इस्लामी से अब राब्ता कर लिया है। ताहम जमात इस्लामी ने एक शर्त रखी है। अब जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने कुछ अर्सा पहले हमारे साथ राब्ता किया था कि सालिसी करवा दें। इस पर हमने उनसे कहा कि पहले जाकर बानी PTI से मैंडेट लेकर आओ। हाफिज नईम के मुताबिक हमने कहा कि जमात इस्लामी सालिसी करवाने के लिए तैयार है, मगर हुकूमत से उस वक्त बात करेंगे जब आप पहले मुकम्मल मैंडेट लेकर आएंगे। ये जमात इस्लामी ने शर्त रखी। अच्छा, अब इस मैंडेट का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि पहले बात कर ली जाती है, किसी भी चीज़ के बारे में ऐलान या कर दिया जाता है या डिसीजन ले लिया जाता है एंड देन बानी PTI इसको वीटो कर देते हैं? ये हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़रा इसका बैकग्राउंड मजीद बता देते हैं कि हाफिज नईम साहब ने ये भी कहा माफ़ कीजिएगा कि PTI क़यादत पर वाजे कर दिया है कि सालिसी करवाने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपके दरमियान शफाफियत लाई जाए। हमने अपनी जमात का इजलास बुलाकर फैसला किया है कि अगर PTI बानी अपनी बात पर कायम रहते हैं और सालिसी का मैंडेट देते हैं तो फिर हुकूमत से बात करेंगे। दूसरी तरफ KPK हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बिला मुकाबला सेनेट इंतखाब पर मुआहिदा हो चुका है। इत्तलात ये आ रही हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इस मुआहिदे को हतमी शक्ल भी दे दी गई है। उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर रहनुमाए जमात इस्लामी के लियाकत बलूच। उनकी तरफ चलते हैं। लियाकत बलूच साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग भी कहूँगी आपको। जमात इस्लामी सालिसी करवाने के लिए तैयार है और कहा गया है कि मैंडेट जो है ना वो मुकम्मल तौर पर दिया जाए। थोड़ा सा ज़रा समझा दीजिएगा, क्या यही बात है कि कहीं बानी PTI बाद में वीटो ना कर दें जो भी मामलात तय पाएं, यही कह रही है जमात इस्लामी? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जमात इस्लामी का एक असूली मौक़िफ़ है कि सियासत के बहरान जो हैं वो सियासी बुनियादों पर हल होते हैं और सियासत में डायलॉग बंद करके बंद गली में बैठ के सियासत और जमहूरियत का नुकसान होता है। और ये जब डायलॉग की बात की जाती है तो उस वक्त तो ज़ाहिर है दो फरीकैन के दरमियान होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेंट्रल लीडरशिप है उनके साथ मुलाकात भी होती है, राब्ते भी होते हैं। तो वो अपने इसी ख्वाहिश का इजहार भी करते रहे हैं कि भी किसी तरीके से इन मामलात का कोई ऐसा हल निकले, पायदार हल निकले कि जिससे इन बहरानों से निकला जा सके। तो उसी मरहले पर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने उनको आगाह कर दिया कि भी ठीक है कि सियासत में कोई ना कोई रोल और किरदार तो अदा किया जा सकता है कि जिसमें डायलॉग का रास्ता खुले, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू और मसला यही है कि जब तक इमरान खान साहब ख़ुद किसी चीज़ पर फ़ैसला न करें और इस्तकामत से खड़े न रहें और उसका कोई मैंडेट न दें तो बाहर तो फिर किसी के पास भी कोई ऐसा अख्तियार नहीं है। जो बार बार हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। गुज़श्ता दिनों मिफ्ता इस्माइल साहब के यहाँ एक मीटिंग हुई थी जिसमें मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के ज़िम्मेदारान और लीडरशिप इकट्ठी हुई थी और वहाँ भी इसी चीज़ को डिस्कस किया गया था और असद उमर साहब ने इस सिलसिले में इनिशिएटिव लिया था कि ये जो एक डायलॉग का रास्ता बंद है, डायलॉग का रास्ता खुलना चाहिए।
वहाँ आफ्ताब खान शेरपौर साहब ने कहा कि देखें, डायलॉग करना तो अच्छी बात है और सियासत में मुज़ाकरात नागुज़ीर होते हैं, लेकिन असद उमर साहब पहले इस बात को यकीनी कर लें कि इमरान खान साहब से मिलें और उनसे जाके कोई मैंडेट लें या वो अपनी कोई बाख्तियार टीम बना दें कि जिसकी बुनियाद पर कोई मुज़ाकरात आगे बढ़ सके। पीटीआई से आपकी बात हुई है और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने मुकम्मल मैंडेट मांगा है, तो पीटीआई की तरफ से रिस्पांस क्या आया था उस वक्त? देखिए जी, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि उसको मीडिया पे या उसको लाइव तरीके से इस तरीके से बयान किया जाए। बुनियादी तो यही चीज़ है कि ख़ुद पीटीआई की लीडरशिप में भी ये ख्वाहिश मौजूद है कि डायलॉग होना चाहिए और अपोजिशन की दीगर जमातें भी समझती हैं कि भी नेशनल प्रायोरिटीज़ पे डायलॉग का रास्ता खुलना चाहिए। लेकिन अब पीटीआई का सबसे बड़ा मसला यही है कि भी जो चेयरमैन साहब हैं, जो मुल्क के जेल से बाहर चेयरमैन हैं, उनके पास तो कोई ऐसा अख्तियार नहीं है। और इसी तरह अगर बाकी को लीडरशिप है तो वो लीडरशिप अगर किसी रुख पर आगे बढ़ती है तो फिर 2-4 दिन के बाद पता चलता है कि नहीं भाई उनकी तो कोई अहमियत नहीं है। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि इमरान खान साहब ही इसमें मरकज़ो महवर हैं। और फिर जब ये ऐलान होता है कि भी नहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात ही करना चाहते हैं, दूसरा ये है कि वो सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, तो इससे चीज़ें जो हैं कि वो ज़रा पस मंज़र में चली जाती हैं, डाउट्स में चली जाती हैं। ऐसा ही ये कंफ्यूजन जो है ना, वो सियासत में ज़रूरी है, लेकिन इमरान खान साहब ही इसमें कोई अथॉरिटी देंगे तो डायलॉग आगे बढ़ेगा। ठीक है, समझ आ गया, आपका पॉइंट आ गया। लियाकत बलोच साहब, अप्रोच किसने किया था जमात इस्लामी को कि आप सालिस का किरदार अदा कर दें सारी सूरत हाल के अंदर? मुख्तलिफ औकात में जो हैं कि मुख्तलिफ लीडरशिप से मुलाकातें रही हैं। साबिक सदर डॉक्टर अलवी साहब भी तशरीफ़ लाए, असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनके साथ भी बातचीत हुई। इसी तरीके से ख़ुद बैरिस्टर गौर साहब के साथ केपी हाउस में भी जो एक अमूमी मुलाकात हुई थी, हर पहलू पर डिस्कशन हुई थी। तो इस तरह दो टोक तो आप ये बात नहीं कह सकते कि भी फ़लाँ ने कहा है, लेकिन मजमूई तौर पर एक पार्टी का एक जहन और एक रवैया जो है जब वो सामने आता है तो उसी की बुनियाद पर ही बात आगे बढ़ती है। तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है, अब जैसे माह रमज़ान है तो माह रमज़ान में भी मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब के यहाँ एक अफ्तार थी और वहाँ पोजीशन जमात। ठीक है लियाकत बलोच साहब, सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी अभी बातें चल रही थी, फिर एक फार्मूला जो है वो अब तय पा गया है 5-6 का, यानी जो हुकूमती जमात है केपी में उनको 6 और जो अपोजिशन की दीगर पार्टीज हैं वो 5 की सीटों पर इत्तेफाक अभी तक कर चुकी हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं, सीट एडजस्टमेंट के मामले को? देखिए, हुकूमत और अपोजिशन जमातों में सेनेट इलेक्शन के हवाले से अगर कोई इत्तफाक हो जाता है तो इससे किसी को क्या इख्तलाफ हो सकता है। और ये नुक्ता भी बहरहाल अपनी जगह बहुत मजबूत है कि भी जो हॉर्स ट्रेडिंग का एक लेबल लगता है उससे भी छुटकारा मिल सकता है। लेकिन ये सवालात तो अपनी जगह मौजूद हैं कि जो पार्टियों ने सेनेट की टिकटें दी हैं उसके अंदर कोई बहुत शफाफियत नहीं है और उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो मजमूई तौर पर अगर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट में नुमाइंदगी मिल जाती है तो हम इसका खैर मकदम करते हैं और ये आइनी एक तकाजा पूरा हो जाएगा। लेकिन दूसरा पहलू तो अपनी जगह है कि भाई ये जो खैरात में सीटें मिली हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी एक इख्तलाफ मौजूद है, फिर इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर भी एक बड़ा एतराज़ मौजूद है और ये अपोजिशन जमातों की तरफ से एक सीरियस इस पे एक रिजर्वेशन थी कि भी इस फैसले को पार्टियां तस्लीम ना करें और इस बंदर बांट में हिस्सा न बने। अब जब वो सारी सीटें तकसीम हो गई हैं और सब लोगों को मिल गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उस असूली मौक़िफ़ से रजू करके फिर उन्हीं के साथ बैठ के इन सारी चीज़ों को तय कर लें, तो इसी बुनियाद पर जो है कि अपोजिशन का मौक़िफ़ कन्फ्यूज़ हो जाता है।
कि जब आपकी ज़रूरत होती है तो आप अपने लिए एक रास्ता बना लेते हैं, बिल्कुल। और जब आप समझते हैं कि नहीं अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं रही तो उस वक्त आप एक असूल के मीनार पर खड़े हो जाएं और बाकी सब हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जा सकेगा फिर? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मैंने तो दोनों पहलू पहले बुनियाद पे रखे हैं कि एक सेनेट में केपी की नुमाइंदगी हो जाना और दूसरा हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकना, ये भी अपनी जगह एक अहम पहलू है। लेकिन अगर ये पहली बुनियाद पे शफाफियत मौजूद हो कि भी मैंडेट ठीक हो, सीटें ठीक तकसीम हुई हों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी कोई सबका एतमाद मौजूद हो, तो फिर वो एक नॉर्मल सिचुएशन होगी। जब एक एबनॉर्मल सिचुएशन है जिसमें आप हुकूमत के रवैये, अदालत की तकसीम और जो मुतनाज़ा फैसले, इस पर आप अपने एक मौक़िफ़ का इज़हार करें और दूसरे ही लम्हे आप उन्हीं के साथ जाके बैठ के ये तमाम चीज़ें तय कर लें, तो ज़ाहिर है ये फिर अपोजिशन जमातों के अंदर ये सवाल उठता है कि दूसरों की तो पगड़ी उछाल दी जाती है और बेबुनियाद चीज़ें जो हैं कि उन पर थोप दी जाती हैं, लेकिन जब आपको मौका मिलता है तो आप उन्हीं के साथ बैठ के तमाम मामलात को तय कर लेते हैं। यही 26वीं आईनी तरमीम का मरहला था। उस वक्त भी हमने जाके सारी लीडरशिप से कहा था कि ये एक पार्लियामेंट, आइन, जमहूरियत, अवामी हकूक़, इंसानी हकूक़ के लिए ज़ाहिर कातिल साबित होगी। इस 26वीं आईनी तरमीम में डायलॉग का और इसके प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इन टोटल जो है इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन इब्तदा में सारे लोग जो हैं कि मुज़ाकरात की शक्ल में बैठ गए। आज हम सारे पीट रहे हैं कि भी इस 26वीं आईनी तरमीम ने अदालत को भी, जमहूरियत को भी और पार्लियामेंट को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है लियाकत बलोच साहब के पीटीआई एक तरफ आपके पास जमात इस्लामी से कह रही है कि सालिसी करवा दे, दूसरी तरफ जब सेनेट की सीट्स के मामले के ऊपर जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर उन्हीं अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात कर भी रही है। अगर वहां पर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो बाकी मामलात पे क्यों नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। लियाकत बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, अपना पेश कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल के अंदर कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर जमातें हैं उनके दरमियान सालिसी करवाई जा सकती है, जो गवर्नमेंट है उनके दरमियान सालिसी करवाई जा सकती है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले भी हम बात कर रहे थे मुल्क में होने वाली बारिशों के हवाले से। मुल्क में इस वक्त शदीद मानसून की बारिशें हो रही हैं और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो पंजाब में नुकसान हुआ है, जहाँ पर गुज़श्ता घंटों में 24 घंटों में 63 जो हैं वो शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। लाहौर में 15, फैसलाबाद में 9, साहिवाल में 5, पाकपतन में 3 और ओकाड़ा में 9 अमवात अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। 26 जून से शुरू होने वाले मानसून की बारिशों से अब तक 103 अफराद जाँ बहक और लगभग 400 जख्मी हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला यहीं पर थम जाए और हुकूमत जो है वो इंतजामात करे और लोग भी थोड़ी सी एहतियात करें। डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम किए भी जा रहे हैं। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई थी इन तमाम नुकसानात के बाद कि सूबे के मुख्तलिफ शहरों में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। दूसरी तरफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी तूफ़ानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। मोटरवे में कुछ इस तरह की सूरत हाल थी कि वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने की वजह से ख़तरे के अलार्म जो है ना वो बजाया गया और करीबी आबादी जो है उनको मुंतकिल कर दिया गया महफूज मकामात की तरफ। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं कि क्या क्या अभी तक इकदाम किए गए हैं और ओवरऑल अभी तक तखमीना क्या लगाया गया कि कितना नुकसान हुआ है। माली नुकसान की बात कर रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि ओवरऑल पूरे पंजाब में रेन इमरजेंसी लगाई गई है या फिर सिर्फ चंद शहर ऐसे हैं, चंद इलाके ऐसे हैं जहां पर ये इमरजेंसी लगाई गई है? थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में पहले बता दीजिएगा। देखिए, जब भी हमारा जो रेन सीजन शुरू होता है उस वक्त ऑलरेडी अलर्ट हो जाता है। तो इस बार वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज हुई ताकि सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पहले से जो भी क्लियर करा सकता है लोगों को वहां से क्लियर करा ले। पीडीएमए की मदद से हमारी जो रेस्क्यू की सर्विसेज है वो सारी की सारी फील्ड में तैयार हो, उनकी किश्ती और इक्विपमेंट चेक हो चुका हो। तो ये सारा होने के वजह से जो था वो अलर्टनेस पहले से थी। जहाँ पे भी कोई हमें मेट से या एनडीएमए से जहाँ से भी हमें को मिलता है इन्फॉर्मेशन के जी यहाँ पे बारिश है और यहाँ पे आ रही है, वहाँ पे ऑब्वियसली टीमों को अलर्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे एक इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। जिस तरह आपने देखा कि अनप्रेसिडेंटेड जो हमें रेंज मिली खास तौर पर चकवाल में, रावलपिंडी में, उसने फिर जाके जेहलम के अंदर जो है इफेक्ट किया।
लेकिन चूंकि एक अच्छी प्रिपेयर्डनेस थी, टीम में टाइमली रिस्पॉन्ड कर लिया, अल्लाह का शुक्र है कि वहां पे कोई इस तरह से अमवात नहीं हुई। जो रावलपिंडी में भी 4 अमवात हुई, वो बच्चे जो कि वहाँ पे खेल रहे थे वो कोई 2-3 नाले में जो है वो डूबे हैं, और एक जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो समा रिवर का एरिया है वहाँ पे एक बेसमेंट के अंदर बंदा हुआ। उनकी हमने तीनों को अब सर्च कर लिया गया, एक बचा है जिसकी सर्च जो है अभी जारी है। इसी तरह जेलम के अंदर भी जो 2 इंसिडेंट्स हुए थे, वो उसमें एक जो था पुलिस वाला जो कि ट्रैक्टर पे जाके लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर ट्रैक्टर जिस वक्त हुआ है उल्टा है, तो उसकी वो ड्राउनिंग हुई, उनकी भी बॉडी जो है वो तलाश कर ली गई है। तो इस तरह के वाकयात नहीं हुए। जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं खास तौर पे आपकी मीडिया की मदद से मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए डॉक्टर साहब एक चीज बता दीजिएगा कि आपने कहा कि इदारे ऑलरेडी अलर्ट थे, इदारों का ऑलरेडी अलर्ट होना एंड देन रेन इमरजेंसी लगा देना, उसमें क्या इदारे मजीद प्रोएक्टिवली बिहेव करते हैं या फिर मजीद अलर्टनेस होती है? डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा जरा ये समझा दें। मैं आपको सिर्फ एक चीज, जिस तरह कल ये हुआ झेलम के अंदर या हमारा जो है साथ ऊपर, उससे पहले रावलपिंडी और वहाँ पे जो हमारा चकवाल हुआ। अब जब झेलम के अंदर बहुत अरसे बाद उनका जो नाला है वो जिस वक्त वहाँ पे चला है, नाला गुनाहन जो है उसके अंदर, तो उसके लिए स्पेसिफिकली हमने फिर जब इमरजेंसी हुई तो हमने टीमें नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से भी ड्रेड कर दी। तो जब कोर्ट रेड डिक्लेयर होता है तो उसका मतलब ये है कि सबकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, सब वहाँ पे स्टेशन पे रिपोर्ट कर लेते हैं, और इसी तरह जो नेबरिंग हमारे जिले हैं उनसे भी हम स्टाफ बैकअप के लिए भेजते हैं ताकि वहाँ पे भी वो उनको सपोर्ट कर सके और हम मौसर अंदाज से इन ऑपरेशंस को जो रिस्पॉन्ड कर सके। इसका मकसद ये होता है। मैं जो खास तौर पे आपको जो एविडेंस बेस्ड जो डेटा है उसकी मदद से मैं आपको ये कहना चाहूंगा, और आवाम से मैं 1-2 चीजों पे खसूसी तौर पे अपील करना चाहूंगा। ये जितनी अमवात आप ज्यादातर देख रहे हैं जो मुख्तलिफ फजला में हुई, अल्लाह का शुक्र है जहाँ पे ये मेन कल इंसिडेंट्स हुआ है वहाँ पे ये 6 इंसिडेंट्स तकरीबन कल हुए थे, जो कि आज सुबह भी जो हुआ वो रूफ कोलैप्स की वजह से हुआ चकवाल के अंदर। उसमें 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, एक की जो है वो डेथ हुई है। अब तक 350 जो वाकयात हैं वो स्ट्रक्चर कोलैप्स के हो चुके हैं, छत गिरने के वाकयात हैं। मेरी लोगों से इसलिए, और जितनी हम बात हुई है ज्यादातर ये मुख्तलिफ अजला के अंदर जब बारिश होती है, जो भी कच्चे घर है या थोड़ी सी भी पुअर कंस्ट्रक्शन है, वहां पे लोग छतें अपनी चेक नहीं कर रहे इन टाइम। यहाँ पे मैं उनसे बार बार अपील करूंगा, हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर छत को जाके चेक कर सके। यहाँ पे जरूर अपनी ऊपर जाके छतों को चेक कर लें। थोड़ा सा भी अगर आपको शक है उस कमरे में अभी ना सोए, और उसके नीचे अगर आप कोई रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, कोई और चीज कर सकते हैं, उससे आप उसकी मदद से जो उसको बेहतर कर सकते हैं तो जरूर कर लें, ताकि इस वक्त जो हमारा सबसे एहतियात तो ज़ाहिर लोगों को करनी है डॉक्टर साहब, लेकिन निज़ाम कितना मौसर है, निज़ाम कितना मौसर है, हुकूमत की तैयारी कितनी है, जदीद इक्विपमेंट कितना मौजूद है, चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त, अगर आप बता सकें। जी, मेरी चैलेंजेस जो है उसके अंदर हमारी जितनी टीमें हैं वो इस वक्त तैयार हैं, उनकी बार बार एक्सरसाइज हो चुकी है। फील्ड के अंदर जहां पे भी जरूरत है, जो वल्नरेबल पॉइंट्स है, जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, वार्निंग आती है, तो वहां पे जाके जो ऑलरेडी टीमें हैं वो डिप्लॉय हो जाती है। ये तो एक तैयारी है गवर्नमेंट की तरफ से। रेवेन्यू का स्टाफ पहले से अर्ली वार्निंग देता है, उनको कहता है कि निकल जाए। लोगों से मेरी अपील 2-3 चीजों पे होगी। हिल टॉरेंट्स, इस वक्त जो पैटर्न है अंडरस्टैंड करने की जो जरूरत है वो ये है कि अर्बन फ्लडिंग हो रही है, क्योंकि ज्यादातर नालों में कूड़ा और वो उसकी वजह से ब्लॉकेट है। क्लियरेंस बहुत सारी करा ली गई है, उसके बावजूद जो छोटे वाली है अंगिया, वहां से क्लियरेंस तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है, लेकिन बड़े नाले सारे क्लियर करा लिए गए हैं। अब प्रॉब्लम आती है जिस वक्त शहरों में पानी खड़ा हुआ, उसकी वजह से थोड़ी देर कुछ घंटे लगते हैं, उस वक्त लोगों से अपील ये होगी कि उस पानी वाले एरिया में ना जाए। कोई अगर किसी ने गटर खोला हुआ है ताकि पानी जल्दी निकल जाए वहां से डूबने के। दूसरा, 22 वाकयात हुए जो इलेक्ट्रिक्यूशन के हुए, तो उन तारों से और उन चीजों से दूर रहें। तीसरा अपना शहरों के अंदर छतें और ये चेक कर लीजिए ताकि कोई ऐसी छत या चीज कोलैप्स ना हो, चाहे वो गांव के एरिया है, रूरल एरिया है या शहर का एरिया है, वहां पे ये जरूर चेक कर लें। तीसरा जो उसके बाद है रोड एक्सीडेंट, जिस वक्त बारिश हो रही है उस वक्त सड़क पे जो है वो ना जाए, बिकॉज ये स्लिप होने के 61 एक्सीडेंट्स हुए हैं। जो थोड़ा तैयारी के बारे में बताइए, जो तमाम इदारे हैं डॉक्टर साहब, जितने भी सेक्रेटरी वो सर्विसेज के इदारे हैं, जितने भी इमरजेंसी से रिलेटेड, उनकी तैयारी किस तरह की थी, और क्या ये जो बारिशें हुई हैं उस तैयारी से ज़्यादा बारिशें हुई हैं, अनएक्सपेक्टेड ज़्यादा बारिशें हुई हैं, या फिर इतनी तैयारी थी कि चीज़ों को मैनेज किया जा सकता पहले से? जो क्लाइमेट चेंज फिनोमेनास हैं, अब जिस तरह चकवाल के अंदर जो हुई वो एक अनप्रेसिडेंटेड थी, यानी किसी ने नहीं सोचा था। कोई 400 कह रहा है या 280, जो भी है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड कि इतनी ज्यादा बारिश जो है वो वहां पे हो जाए। उसकी वजह से जो नालाज बहुत अरसे से कभी चले ही नहीं थे वो भी हुए, और उसकी वजह से जेलम में जाके उन्होंने हिट किया, और वहां से जेलम से हमारी ट्रांसपोर्टेशन इवैक्यूएशन जो है वो सारी चलती रही, कल भी रही,
आज भी रही, और आज सुबह ऑलमोस्ट अब पानी रिसीड कर गया है। फाइनल जो 1-2 एरियाज है वहां से भी हम लोगों को क्लियर करा रहे हैं, ताकि अगर कोई आगे भी बारिशों का सिलसिला आता है तो वहां पे कोई ऐसे लोग जो है वो फंसे हुए ना हो। तो ये सारी तैयारी थी, उसमें सारा का सारा तो डॉक्टर साहब, अब ये क्लाइमेट चेंज जो है इट इज हियर टू स्टे नाउ। पहले तो इसको हमने देखा है कि इसको मानते ही नहीं थे कि ये कोई फिनोमेना भी है, लेकिन अब उसके असरात जो हैं वो नजर आ भी रहे हैं। क्या कोई ऐसी चीजें पाइपलाइन में, ऐसे प्लान्स पाइपलाइन के अंदर हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है ना उससे किस तरह से निपटना है? जो तमाम इदारे हैं उनके बारे में मैं जानना चाह रही हूँ। आई थिंक क्लाइमेट चेंज ओवरऑल पॉलिसी भी बनी है और काफी सारी चीजें जो है इस वक्त हो रही है, लेकिन आप इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में भी देखें, कल न्यू जर्सी देख लें, दूसरे देख लें, वहां पे जो अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए हैं, दुनिया में सिचुएशन ऐसी है, नो डाउट। डेवलप्ड कंट्री चैलेंज उन लोगों के लिए भी, सो ये एक चैलेंज हमारे लिए भी होगा। उसके लिए हमने मजीद से मजीद जो भी इक्विपमेंट चाहिए या कुछ और चीजें चाहिए वो और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत के पास इनफ फंड्स हैं डॉक्टर साहब? जी, हुकूमत के पास इनफ फंड्स मौजूद हैं? ये सारे चैलेंजेस जो हम बात कर रहे हैं, जो भी फंड्स की जरूरत होती है वो फॉरेन गवर्नमेंट अप्रूव करती है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा हुआ है जहां पे भी जो भी फंड्स की जरूरत है इमरजेंसी की सूरत हाल में वो अवेलेबल होते हैं, तो ऐसी कोई इशू नहीं, उस तरह से नहीं आता। लेकिन अगेन ऑब्वियसली आपने अंडरस्टैंड करना है कि कितना बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो लोग जो हिल टॉरेंट्स के खसूसी तौर पे एरियाज में बैठे हैं, क्योंकि इस वक्त बारिशों और मानसून चल रहा है, तो पहले हिल टॉरेंट्स आएंगे, फिर ये दरिया में जाएगा पानी, और फ्लड उसके बाद दरियाओं में आएंगे। तो इस वक्त जो है हमारा शहरों में बारिशें और ये जो नाले हैं, चाहे वो डेरा गाजी खान के अंदर हो, चाहे वो ये चकवाल की जो बेल्ट है इसके अंदर हो, कल नाला डेग से फैसलाबाद तक आया और वहाँ पे कुछ जड़ा वाला और इनके डिफरेंट एरियाज को उसने इफेक्ट किया। तो यहाँ पे जो इस वक्त लोग बैठे हैं उनसे मेरी अपील होगी कि वो इस वक्त निकल जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है कोऑपरेट करें। अगर उनको जिला इंतजामिया ये कह रही है कि वहां से इस वक्त निकल जाए तो वो निकल जाए कुछ अर्से के लिए, जब तक के बारिशों का सिलसिला जारी है। ठीक है, आपका पैगाम उन लोगों तक पहुंच गया। आई होप इदारों के साथ ताउन भी करें वो तमाम लोग, एंड वी कैन अंडरस्टैंड वो अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ मौजूद थे, इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब। वो कह रहे हैं कि हमने तैयारी तो की थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक डेफिनेटली फिनोमेना है और ये एक सच्चाई है, उसके असरात भी नजर आ रहे हैं, और ये सिचुएशन जो है सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया में। और कहा जा रहा है कि जितनी प्रेडिक्शन की गई थी उससे ज्यादा हैवी स्पेल जो है वो हो रहा है, लेकिन आगे की भी प्रेडिक्शन है। मुल्क भर में 21 जुलाई से मॉनसून के एक और स्पेल का इम्कान भी है। DGPDMA इरफान अली ने कहा है कि पंजाब में मॉनसून के जोरदार स्पेल के जेर असर है और पाकिस्तान में तवक्को है कि 25% ज्यादा बारिशें हो रही हैं। अच्छा, कराची वाले भी अब तैयारी कर लें, क्योंकि पंजाब में बारिशों के जोरदार स्पेल के बाद अब बादलों का अगला जो ठिकाना है वो कराची हो सकता है, सिंध होगा, ये कह दिया गया है। बल्कि महकमा मौसमियात ने कराची, सखर, घोटकी समेत सिंध के कई इलाकों में आज भी बारिशों की पेशगोई की है। तो यहाँ पर तबाही मचाने के बाद ये स्पेल जो है कराची में और सिंध में दाखिल होगा। आई होप कि वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन ना हो और वहाँ पर इदारे जो है ना उनकी तैयारी यहाँ के इदारों से भी बेहतर हो। आई होप सो, हम उम्मीद ही कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास और भी हम सेगमेंट से आपकी मुलाकात करवाएंगे हम मेहमानों से। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, और इस सेगमेंट का आगाज़ मैं एक कहावत सुनाकर जो है वो करना चाहूँगी। आपने सुनी होगी कि अगर आप एक मछली को उसकी दरख्त पर चढ़ने की सलाहियत से परखते हैं ना, तो वो सारी ज़िंदगी ये मानकर गुजार देती है कि या तो वो नाअहल है या फिर बहुत ही बेवकूफ़। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मैं आपको ये कहावत क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि एक ऐसी खबर हमारे सामने आई जो नई नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन हमारे सामने उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज, उसकी इम्प्लीकेशंस जो है ना वो आना शुरू हो चुकी हैं। और सिंध के तालीमी निज़ाम के बारे में ये खबर है, जहाँ पर बासलाहियत तलबा जो हैं उनकी हालत उस मछली की तरह हो चुकी है जिसे दरख्त पर चढ़ने का कहकर नाअहल कह दिया जाता है। अब क्यों ऐसा हुआ? अब ये बात बिल्कुल सच आई है। हाल ही में होने वाले पाकिस्तान की सबसे जो टॉप यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, NED यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज, जिसके हालिया एंट्री टेस्ट में जो 9000 तालिबात हैं वो जिन्होंने हिस्सा लिया है, और टेस्ट में हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, सखर और नवाबशाह जैसे इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले पोजीशन होल्डर जो तलबा हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया है। लेकिन सरिंगली एक बड़ी शरह है इसमें जो बच्चों की नाकाम हुई है, 68% बच्चे इसमें नाकाम हुए। लेकिन इसकी रीजंस क्या हैं? बड़े ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये भी डेटा सामने आया है कि A1 जिन्होंने ग्रेड लिया है वो भी फेल हो रहे हैं।
अच्छा, अब इन हज़ारों में हज़ारों तलबा में वो कामयाब नहीं हो सके हैं। कराची के तलबा की कारकर्दगी जो है वो कुछ बेहतर रही है, लेकिन सबसे आम बात यह है कि कैम्ब्रिज सिस्टम के तलबा में कामयाबी की शरह 98% रही है। एक तरफ हम दीगर स्टूडेंट्स का कह रहे हैं कि 68% जो वो फेल हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 98%। तो वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैम्ब्रिज सिस्टम एंड बाकी जो हम ये कह सकते हैं कि इस सारे मामले ने जो एक डिवाइड है ना निज़ाम के अंदर, तालीमी निज़ाम के अंदर ख़ास तौर पर जो निसाब का फ़र्क है या फॉर्मेट का फ़र्क है, उसको एक्सपोज करके रख दिया है और कई सवालात भी खड़े कर दिया कि वो तलबा और तालिबात जिन्होंने अपने मैट्रिक के अंदर बहुत अच्छे नंबर्स दिए, जिन्होंने पोजीशंस ली, जो कि A1 ग्रेड लेकर आए, वो जब इस एंट्री टेस्ट के अंदर बैठे तो वो कैसे नाकाम हो गए, जबकि कैम्ब्रिज के तलबा जो एवरेज स्टूडेंट भी हो सकते हैं उन्होंने बड़े अच्छे नंबर जो है ना हासिल किए। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब वो रॉन्ग क्या है इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके लिए किया जा रहा है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जामिया कराची के शोबा तारीख के इंचार्ज मारूफ माहिर तालीम भी है डॉक्टर मुईज़ खान साहब। उनको वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि आप तारीख पढ़ाते हैं तो इसकी तारीख में जानना चाहूँगी, ये जो डिवाइड हमें नज़र आ रहा है इस वक्त एजुकेशन सिस्टम के अंदर, स्पेशली अगर मैं सिंध की बात करूँ तो ये कब से है और आपको लगता है कि ओवर द ईयर्स इसके अंदर बेहतरी आई है या नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बहुत ही एक अहम इशू है जिसको आपने उठाया है और कल से अखबारों में ये आ रहा था और एक दो अखबार हैं वहाँ पे एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने उस पर उठाया। कहने का मकसद ये कि ये जो इशू है ये तो काफी पुराना है और क्योंकि आप लोग इस्लामाबाद में हैं, हम जो सिंध के लोग हैं, सिंध के जो सारे शहरी हैं और उनको सबको पता है ये बात कि ये जो एक तालीम का डिवाइड है ये बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं खुद रह चुकी हूँ और इसके अंदर कराची में, मैं खुद रह चुकी हूँ और मैंने एक डिग्री भी वहाँ से हासिल किया, तो आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन राइट नाउ द पीपल आर फेसिंग। सिचुएशन इसमें देखें, इसमें जो आपने अभी जो बातें आपने बताई हैं इसके अंदर आपने एक्चुअली इस पूरे आर्टिकल को या इस पूरी चीज को जो आप बात कर रही हैं इसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक आपने डिवाइड किया है कि जो सबसे ऊपर है वो है क्या नाम है, कैम्ब्रिज सिस्टम। कैम्ब्रिज सिस्टम के बाद आपने मुख्तलिफ बोर्ड्स के नाम लिए हैं जिसमें हैदराबाद बोर्ड है, लड़काना बोर्ड है, सक्खर बोर्ड है और नवाबशाह बोर्ड है और मीर खास बोर्ड है और कराची बोर्ड है। तो इन बोर्ड्स के अंदर आपने जो बातें की उसमें कहा आपने कराची बोर्ड का जो रिजल्ट है वो कंपैरेटिवली बेटर आया है। सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर के ऊपर फिर वो हैदराबाद का बेटर है और फिर हल्के हल्के करके नीचे गिर रहा है। तो ये स्टैटिस्टिक जो आपने पेश किए सामने और जो अखबार के आर्टिकल्स में भी आ चुकी है मुस्तकिल के ये एनईडी के रिजल्ट जिसने भी इसको स्टडी किया तो वो नजर आ रहा है। इसमें एक बात तो अहम है, हमें रियलाइज करने की जरूरत है इन तीनों चीजों के अंदर 3 चीजें कॉमन है। वो 3 चीजें कॉमन हैं लेकिन रिजल्ट फर्क है। मसलन इन तीनों चीजों के अंदर कैम्ब्रिज सिस्टम के अंदर भी पाकिस्तान में पढ़ाई हो रही है, पढ़ाने वाला टीचर भी पाकिस्तानी है, नंबर 1। नंबर 2 कराची बोर्ड में भी पढ़ाने वाला टीचर पाकिस्तानी है। नंबर 3 बाकी जो जितने भी सारे बोर्ड्स हैं सिंध के तमाम बोर्ड्स इंक्लूडिंग कराची बोर्ड से सब सारे बोर्ड्स हैं उनमें भी पढ़ाने वाले टीचर सारे पाकिस्तान के ही टीचर हैं, नंबर 1। नंबर 2 यही पाकिस्तान के सारे शहरी हैं, इसी सिंध के शहरी हैं। नंबर 3 इनके एग्जाम्स भी यही होते हैं पाकिस्तान में, कैम्ब्रिज सिस्टम के एग्जाम जाके इंग्लैंड में नहीं होते। उसके बावजूद भी रिजल्ट में क्यों फर्क है? रिजल्ट में फर्क है निजाम की वजह से, लोगों में फर्क इस वजह से है क्योंकि निजाम पक्का नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कैम्ब्रिज सिस्टम के अंदर एक बहुत बुनियादी नुक्ता है वो ये कि चीटिंग का तसव्वुर नहीं है और चीटिंग अगर कोई कर ले तो उसको निकाल के फेंक देते हैं, उनको पता है कि बगैर चीटिंग के पास नहीं हो सकता। और ये कहा जाता है तो चीटिंग एक बहुत बुनियादी फैक्टर है। अगर आप इनके सारे एग्जामिनेशंस के अगर आप देख लीजिए इसी शहर में, मतलब ये तो देखिए कैम्ब्रिज बोर्ड हैदराबाद में भी है, कैम्ब्रिज बोर्ड लड़काना में भी है, कैम्ब्रिज बोर्ड सक्खर में भी है, कैम्ब्रिज बोर्ड हर जगह है। लेकिन कैम्ब्रिज बोर्ड जहां जहां है वहां का उधर का ही बच्चा, मतलब एक बच्चा जो कि लड़काना के अंदर कैम्ब्रिज बोर्ड में पढ़ रहा है और एक बच्चा जो लड़काना बोर्ड में पढ़ रहा है, उन दोनों के मार्क्स पता चला 1 ग्रेड आ रहे हैं, लेकिन वो 1 ग्रेड में जमीन आसमान का फर्क है कैम्ब्रिज वाले के, क्योंकि वो
उस सख्त निजाम से निकला है जिसको पता है कि मैं अगर मैं सही समझ पा रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट द सिस्टम, सिर्फ सिस्टम की बात नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है कि एक बच्चा जो है वो बगैर चीटिंग के पास हो रहा है, उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मुख्तलिफ है, और एक बच्चा जो शायद चीटिंग करके ए लेवल ग्रेड हासिल कर रहा है उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिफरेंट होगा। तो मुझे ये बताइए कि फिर कहाँ पर प्रॉब्लम आप कहाँ पर देख रहे हैं? फिर तो ये पूरा सिस्टम जो है वो ही फ्लॉड नज़र आ रहा है। अगर चीटिंग करके ही बच्चों ने इस तरह से पास होना है और ए ग्रेड हासिल करना है तो फिर उनका शिकायत करना तो बनता नहीं है मेरे मुताबिक। जी बिल्कुल, देखिए आप ये सिस्टम के अंदर, ये तो चीटिंग एक बुनियादी फैक्टर है, देखिए सिस्टम के अंदर एक और भी फैक्टर है। वो सिस्टम के अंदर फैक्टर ये कि मैंने आपको बताया कि ये सारे टीचर्स सिंध के ही हैं, पढ़ाने वाले भी, कैम्ब्रिज में भी, सारे बोर्ड्स के अंदर भी पढ़ाने वाले टीचर सिंध के ही हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी सिंध के ही हैं। लेकिन अब कैम्ब्रिज के अंदर क्या आप ये तस्वुर कर सकती हैं कि कैम्ब्रिज के किसी भी स्कूल के अंदर कोई ऐसा टीचर हायर हो जाए जिसको पढ़ाना ना आता हो? अच्छा, एक चीज बताइए, या जिसकी परफॉर्मेंस ठीक ना हो और वो चलाता रहे। भी मुख्तलिफ है या सेम ही है सिलेबस, कैम्ब्रिज का भी और बाकी बोर्ड्स का भी? सिलेबस का मामला बाद में आता है, सिलेबस का मामला बाद में आता है, वो भी निजाम का हिस्सा है। लेकिन देखें ये भी चीज देखें, सिलेबस तो अपग्रेड हो रहा है, होता रहता है बीच में, सिंध गवर्नमेंट इट मैटर्स अ लॉट ना। अगर उन बच्चों ने वो नहीं पढ़ा जो आगे जाकर एंट्री टेस्ट के अंदर आना है, फिर डेफिनेटली उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है अगर वो वाला सिलेबस पढ़कर आगे नहीं जा रहे हैं। देन फॉर्मेट बड़ा मैटर करता है कि फॉर्मेट उनको बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा, तो हम सारी जिम्मेदारी निजाम पर नहीं डाल सकते और सारी जिम्मेदारी बच्चों पर नहीं डाल सकते। पढ़ाने वाले कौन है? वो पढ़ाने वाले भी तो टीचर है ना, वो टीचर अपॉइंट कहाँ से होते हैं? सिस्टम से, सिस्टम की बात हो रही है। लेकिन सिलेबस जो डिजाइन करना है वो टीचर्स ने नहीं करना ना, वो तो सिस्टम ने करना है। तो सिलेबस जो है वो वही वाला सिलेबस जो कैम्ब्रिज के पास है, कैम्ब्रिज के सिस्टम के पास है, वो इन बच्चों के पास क्यों नहीं है? ये भी बड़ा मैटर करता है। वो सिस्टम ने फैसला करना है ना। सिस्टम से को मतलब है कि जो भी एजुकेशन पॉलिसी डिजाइन करने वाले लोग हैं, हम मतलब टीचर्स जो भी पाकिस्तान सिंध के अंदर हजारों टीचर्स अवेलेबल हैं जो कि इस चीज में गाइड कर सकते हैं, एजुकेशन के, प्लानिंग के, और अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। हमें हायर किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि चीजें डिजाइन करें। अभी हम पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री के उसका मैं को कन्वीनर था हिस्ट्री के बीएस प्रोग्राम का। लेकिन ये कि मैं कहने का मकसद ये कि हम लोगों की एक्सपर्टीज को अगर ये हासिल कर, हम मतलब मेरी नहीं, मतलब हमारे जैसे हजारों जैसे स्टूडेंट टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे मुझसे बहुत अच्छे टीचर हैं, उनको अगर लें और उनके साथ करें। और ऐसा नहीं है कि नहीं लेते भी हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए ना बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम यह है, हमारे यहाँ एक चीज है कि आप अंडरस्टैंड करें कि ये हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर अगर टीचर एंटर हो गया, खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो वो टीचर रिटायर होकर ही जाएगा, उसको आप हटा नहीं सकते। ये सिस्टम की बहुत बड़ा फॉल्ट है। और टीचर्स की अपॉइंटमेंट इज अ वेरी वेरी बिग इशू। और सिलेबस तो आप चेंज कर सकते हैं 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, या आपने जैसे अभी आपने निशानदेही की, अगर कोई मजीद आप इसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट करें और सारा का सारा निकाल कर रखेंगे जी ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, एनईडी के टेस्ट में ये आया था और ये बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ था, तो गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद उसको रिवाइज कर दे। लेकिन वो तो टीचर अपॉइंट हो गया, उसका क्या? कैम्ब्रिज की हम बात करें डॉक्टर साहब, वो कॉन्सेप्चुअल भी होता है, एनालिटिकल भी होता है, लेकिन हमारा जो कैम्ब्रिज के अलावा जो सिस्टम है उसमें फाउंडेशन ही पुअर अगर होगी तो बच्चा आगे जाके किस तरह से परफॉर्म करेगा? अब साइंस एंड मैथ्स में अक्सर बच्चे वीक होते हैं, फिर जाहिर है वो अब जाके एमसीक्यूज में मोस्टली जो पार्ट होता है वो इसी से रिलेटेड होता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसे भी, क्योंकि हमारा तो काम है स्टूडेंट्स रहते हैं, मैं ऐसे भी स्टूडेंट को जानता हूं, मैं अपने नाम लेकर जाता हूं, एनईडी का ही स्टूडेंट है, उसकी स्टोरी भी बड़ी वायरल हुई थी, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी आज से 4 साल पहले। वो बच्चा रानीपुर के पेट्रोल पंप की पेट्रोल स्टेशन के जनरेटर की लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा था, क्योंकि उसके हॉस्टल में और कॉलेज में लाइट नहीं होती रात भर उसके गांव में। और मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, वो बड़ी वायरल हुई। उस बच्चे ने थरी मेरुआ का बच्चा है, छोटा सा गाँव है उधर रानीपुर के पास, खैरपुर के पास, और वहां से उस बच्चे ने तैयारी करके, खुद से अपनी तैयारी करके, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा था और उसने एनईडी के अंदर एडमिशन लिया, वो 3rd या 4th ईयर के अंदर है। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो गैर मयारी एकेडमीज पे भी रिलाय कर रहे होते हैं, वहां से तैयारी करके आते हैं। नहीं, उसने खुद से तैयारी की, उसका पूरा केस मुझे पता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब तक वो खुद से बच्चा ना करे, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वो बच्चा जो कि पढ़ नहीं रहा, या वो बच्चा जो कि अच्छा स्टूडेंट नहीं है, वो भी डिग्रियां और बहुत अच्छी ग्रेड लेके निकल जाता है,
और उसको सरकारी नौकरी तो शायद मिल जाती है, डॉक्टर साहब आप और हम एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस एक दूसरे पॉइंट के ऊपर है, मेरा फोकस या हमारा फोकस जो है वो थोड़ा सा जरा मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर है। वो ये कि हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को जो है ना नई जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। जी मैं ये कह रही हूँ कि दोनों फरीक जो है ना, यहाँ पर एक तरफ स्टूडेंट्स है और एक तरफ सिस्टम है, दोनों को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम उस डिवाइड की बात कर रहे हैं जो राइट नाउ बच्चे फेस कर रहे हैं, और बच्चों का फ्यूचर जो है वो दाव पर लगा हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि निसाब चेंज हो सकता है, लेकिन जिन बच्चों ने वो निसाब पढ़ा और उन्होंने आगे जाना है, डेफिनेटली उनका तो नुकसान हो गया ना। उन्होंने आगे जाकर वो किस तरह से कम्पीट करेंगे उन तमाम लोगों से जो कि हो सकता है बेहतर सिलेबस के साथ पढ़कर आए हों। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुईज़ खान हमारे साथ मौजूद थे, माहिर तालीम, और इस डिवाइड के ऊपर बात कर रहे थे। कहा जाता है कि तालीम अगर वहदत पैदा ना करे तो ये तकसीम की ऐसी दीवार बना देती है जो फिर किसी से भी पुर नहीं होती। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने आगाज़ भी अपना जो सेगमेंट किया था वो नौजवानों से किया था कि उनका वो हमारे मुल्क का फ्यूचर है और उनके ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी है। आई होप इस मामले के ऊपर भी जो कंसर्न हल्के हैं वो ज़रूर काम करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे। साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। एक बार फिर कुदरती आफत ने हमें झंझोड़ कर रख दिया है, जिस पर हम बार बार बात भी कर रहे हैं। पूरे मुल्क में बिलखुसूस पंजाब के हवाले से हम बात करें तो गैर मामूली और शदीद बारिशें इस वक्त हो रही हैं, जिसने ना सिर्फ इंसानी जानों का नुकसान किया है बल्कि सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर, मईशत और माली नुकसान भी लोगों को ज़ाहिर काफ़ी हुआ है। जिस तरह हमने पहले भी शुरू में बात की कि गाड़ियाँ बह गई हैं, मकान लोगों के गिर गए। सूबाई हुकूमत की अगर हम बात करें तो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और कई मकामात पर शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज की मदद तलब की गई है और कई जगहों पर पाक फौज ने लोगों को रेस्क्यू भी किया है। पहले खबर भी चल रही थी कि जेहलम में इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हेलीकॉप्टर के जरिए कल भी हमने फुटेज देखी पाक फौज का हेलीकॉप्टर जिसने लोगों को रेस्क्यू किया, बाहिफाजत वहां से निकाल लिया। लेकिन ये क्या सूरत हाल इंडिकेट क्या कर रही है? मौसमी खतरात का चैलेंज पाकिस्तान को इस कदर क्यों है और क्या प्रेडिक्शंस इतनी नहीं होती जितनी बारिशें हो जाती हैं? इन सारे मामलात से निपटने के लिए हुकूमत की तैयारी क्या है? इसी पर बात करने के लिए फरहान बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। बुखारी साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बस मुझे कल से ख्याल आ रहा है कि अब हर एक को अपने घर में एक छोटी मोटी कश्ती ज़रूर रखनी चाहिए। और दिस इज़ वन वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस वक्त जितना नुकसान हो रहा है, लोगों की जानी नुकसान तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ माली नुकसान और मईशत का जो नुकसान हो रहा है, इस वक्त हुकूमत को कितना नुकसान हो चुका? अगर हम ख़ास तौर पर पंजाब की बात करें, कितना मौशी नुकसान हो चुका है और कितने अरसे में इसको हम रिकवर कर पाएंगे? देखिए, इसमें जो फाइनेंशियल डैमेज हुआ है उसका तो एस्टिमेट वक्त के साथ साथ आएगा। जो कल से अब तक इतलात आ रही हैं उसमें लगता ये है कि कई अरब रुपए का नुकसान है, लेकिन वो तखमीना क्या है वो वक्त के साथ साथ, अभी तो 24 घंटे गुजरे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुई है, कई जगहों पे खड़ी फसलें लोगों की बह गई हैं, कई जगहों पे जो चारे लोगों ने लगाए हुए थे अपने जानवरों के लिए, वो चारे जो हैं वो बह गए या ख़राब हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा कई जगहों से अभी हम बात कर रहे थे, ये भी इतलात हैं कि सांप निकले हैं। बरसात के मौसम में वैसे ही निकलते हैं, कल बहुत जगहों पे थे। कोई स्नैक बाइट्स की अभी तक खबरें मुसद्दका नहीं हैं, लेकिन ये भी एक देखने वाली बात है। तो ये कई फ्रंट्स पे इसका नुकसान हुआ है और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो एक सोच थी कि हमारी रेस्क्यू सर्विसेज हमने कायम की हैं और रेस्क्यू सर्विसेज मौजूद हैं, वो कल इतना बड़ा ये वाक़या था कि वो रेस्क्यू सर्विसेज के लिए भी एक बहुत बड़ा, वो भी बेबस हो गई। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज था। फरहान साहब, ये सिर्फ मैं कहूँगी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हम ओवरऑल अगर यूएस में देखें वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन बनती जा रही है और ये डायरेक्टली लिंक करता है क्लाइमेट चेंज से। एंड पाकिस्तान के लिए तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है राइट नाउ क्लाइमेट चेंज। आर वी रेडी? हमने तैयारी कर ली है किस तरह से क्लाइमेट चेंज से हमें निपटना है? कोई ऐसे प्लान्स बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए अभी तक? इस वक्त काबीना में फ़र्द वाहिद हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, और उन्हें इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने पब्लिक में एक से ज़्यादा दफ़ा क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन इंक्रीज़, इन दो मामलात को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर बयान किया है। बाकी लोग सब खामोश हैं, जो कि है बिल्कुल है, पाकिस्तान के वजूद के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है।
और लेकिन ये कि उनके अलावा जो काबीना पूरी की पूरी है, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ मीटिंग्स चेयर की हैं, लेकिन मीटिंग चेयर करने से तो बात नहीं बनती, प्रायोरिटीज में रखना पड़ेगा ना, प्रायोरिटी में और टॉप प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। और इतनी बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि चाहे आप और कई फ्रंट्स पे अपने जो इरादे हैं वो उन्हें फिलहाल साइडलाइन कर दें, लेकिन इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। बजट को अगर हम देखें, हमने इसको बड़ा थॉरली कवर भी किया है, आपको नज़र आया कि स्पेशली क्लाइमेट चेंज के लिए एक मखसूस हिस्सा रखा गया है बजट का, सो दैट हम इस तरह के इनिशिएटिव्स ले सकें ताकि हम अपने आप को बचा सकें, क्लाइमेट चेंज के असरात को कम कर सकें। कुछ रखे गए हैं ऐसे फंड्स? और जितना बड़ा मसला है उस हिसाब से बजट्स हैं वहाँ पे बिल्कुल फंड्स रखे गए हैं। और एक और भी फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिकली बताया कि जो वर्ल्ड बैंक से अगले 10 साल का माहिदा है जिसमें 20 अरब डॉलर पाकिस्तान में आएंगे, उनका 1/3 क्लाइमेट चेंज के लिए रखा गया है। तो ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन रकम मुख्तस करने से आपकी बात नहीं चलती, आपको कोई एक्शंस लेने की ज़रूरत है। इस वक्त क्या एक्शंस, जिस तरह की हुकूमत को फौरी एक्शंस क्या लेने चाहिए? इस वक्त क्लाइमेट चेंज के साथ मुंसलिक सबसे बड़ा जो सवालिया निशान किसी सेक्टर पे है वो मुल्की ज़राअत का है। और एग्रीकल्चर में इस वक्त आउटलुक और हालात बहुत ख़राब हैं। पिछले साल भी बहुत यानी ना होने के बराबर वहाँ पे ग्रोथ हुई है। और लोग ये कहते हैं कि जब तक कि आप जाकर ज़राअत के बुनियादी मसाइल हल नहीं करेंगे, मसलन देही इलाकों में कई जगहों से इतलात ये हैं कि डिफॉरेस्टेशन बड़ी तेज़ी से हो रही है, यानी लोग दरख्त काट रहे हैं लेकिन उनकी जगह पे नए दरख्त नहीं लग रहे, नए पौधे नहीं लग रहे जो कि कल या परसों कभी जाके तनावर दरख्त बन जाएं। वो काम इस वक्त पाकिस्तान में पूरा नहीं हो रहा। ये एक मिसाल है। उसके अलावा क्रॉप्स का साइकिल है, आपको वो भी दोबारा यानी रिविजिट करने की ज़रूरत है। फिर देन फूड सिक्योरिटी का मसला बन सकता है। पाकिस्तान जैसा ज़रई मुल्क, यहाँ पर अब हमें नज़र आ रहा है कि किसान कितने ज़्यादा परेशान है, R&D के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, उसके लिए कोई बजट तक नहीं रखा गया। डेफिनेटली बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो पाकिस्तान को मैं कहूँगी कॉम्पनसेशन के तौर पर जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो अब फंड्स मिलेंगे और नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए जो एक प्लान उन्होंने बनाया हुआ है, क्या चेक एंड बैलेंस भी बिल्कुल उसी तरह से होगा उन फंड्स के ऊपर? जिस तरह से IMF जब हमें कर्जा देती है तो एक चेक एंड बैलेंस रखती है, क्या उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक का चेक एंड बैलेंस होगा कि वाकई में उसी जगह पर खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे? मैं ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये भी बड़ा मसला है कि फंड सही जगह पर खर्च हों, इस सिलसिले में कुछ देखिए। इन दोनों इदारों की नौइयत बहुत मुख्तलिफ है। IMF आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सपोर्ट देता है और वो वफाकी सतह पे और सूबों की हद तक वो पॉलिसीज़ के ऊपर प्रेशर डालता है, तो कर्जा देता है। जी बिल्कुल। स्टेट बैंक कॉम्पनसेशन मिल रही है। स्टेट बैंक भी इसी के साथ भी IMF का रवैया ये रहा है, जबकि वर्ल्ड बैंक और जो मालियाती इदारे हैं वो आपको एक्चुअल ग्राउंड पे काम करने के लिए वो रकम देते हैं। ऐसे ही है। तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमें अपनी हुकूमती जो स्ट्रक्चर है उसे बहुत ज़्यादा मौसर करने की ज़रूरत है, जो कि वक्त के साथ साथ गैर मौसर हो गया है। मुल्क में एक साबका हुकूमत में जब डेवोल्यूशन का काम हुआ था तो उस पर कई लोगों को तनकीद उन्होंने की और एतराज़ भी था। आज वो तनकीद बिल्कुल जायज़ नज़र आ रही है, क्योंकि जो ज़िले सतह पे आपकी हुकूमत का स्ट्रक्चर है या तहसील तक जो स्ट्रक्चर है वो जो पुराना वाला होता था वो नहीं रहा। और फरहान साहब, एक और भी चैलेंज है ना, बेहंगम जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंक्रीट जो है वो बहुत बड़ी रीज़न बन रहा है इस सैलाब के आने की और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। नदी नालों के किनारे आप बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो गई हैं, होटल्स बना दिए गए हैं। ये भी हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज है। तो एक बड़ा ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू करना कितना ज़रूरी है हुकूमत को, ताकि इस चीज़ को रोका जा सके? हुकूमत को चैलेंज है अपनी कोताहियों की वजह से। सोसाइटीज़ भी बना रही है, कंस्ट्रक्शंस भी कर रही है। 2005 में कई इलाके ऐसे हैं, आज सुबह भी बल्कि मैं सुन रहा था एक जगह का शुमाली इलाका जात में, जहाँ पे जब ज़लज़ला आया और फिर उसके बाद 2010 में ये अताबाद झील बनी, तो अब तब से लेके अब तक मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर हुकूमत ने, सरकारी एहलकारों ने लोगों को कहा कि आप दोबारा यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। वो पहले ही इलीगल थी। दरियाओं के किनारे किसी ने अपनी ज़मीन मल के और वहाँ पे एक बड़ा कोई स्ट्रक्चर बना दिया, रेस्टोरेंट बना दिया, तो रोका गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ कई उनमें से स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि फिर बन गए। ऐसे ही है। तो अब ये जब तक कि एक मजबूत हाथ नहीं पड़ेगा
और हुकूमत वाकई कानून की बालादस्ती कायम नहीं रखेगी तो तब तक के बेहतरी की तरफ पाकिस्तान को लेके जाना तो डेफिनेटली। बट ये है कि जब हम जिम्मेदारान से इस सिलसिले में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता, देयर आर ऑलवेज ग्रे एरियाज। अब उन ग्रे एरिया से कौन निपटेगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास सेगमेंट का खत्म हो गया। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारी हुकूमत उसके ऊपर क्या काम कर रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप काम करते रहें और उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि यू आर स्टैग्नेंट, और स्टैग्नेंट जब इंसान हो जाता है ना तो फिर वो एक मौत के बराबर ही हो जाता है। अगली स्टोरी भी हमारी एक ऐसी ही उम्मीद से रिलेटेड है, कोशिश से रिलेटेड है कि कैसे एक शख्स जो है उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने वो गोल के ऊपर काम करता रहा। जी बिल्कुल। अब आज हम आपको ऐसे मेहमान से मिलवाएंगे, ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि कभी भी कुछ सीखने और ख्वाब पूरे करने में देर नहीं होती और ना ही इसमें उम्र जो है वो रुकावट होती है। पशीन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं 55 साला फैज़ुल हक, जो गुज़श्ता कई बरसों से एक सरकारी स्कूल में पीएन के हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। हाल ही में ये खबर सामने आई कि उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है। अच्छा, 600 नंबरों के साथ सेकंड डिवीज़न हासिल की है उन्होंने। और फैज़ुल हक का तालीमी सफ़र एक बड़ा दिलचस्प है, एक ऐसी कहानी है जो हर उस शख्स के लिए मशअल राह हो सकती है जो उम्र या हालात की वजह से हार मान लेता है और कहता है कि भाई अब तो हमारी उम्र ही नहीं, अब हमने क्या पढ़ना है। ऐसी कई दफ़ा हमने देखा भी अपने इर्द गिर्द, लोग कहते हैं कि अब हमारी उम्र गुजर गई है। किसी भी काम के लिए मेरे ख्याल से कोई उम्र नहीं होती। इसी पर बात करने के लिए हमने सोचा हम जरा बात कर लेते हैं फैज़ुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं फैज़ुल हक साहब से, वो हमारे साथ मौजूद है। फैज़ साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताएं, ये फैसला आपने कब किया कि भाई मुझे मैट्रिक जो है करना है और कैसे सब कुछ ये पॉसिबल हुआ, बताएं जरा। शुक्रिया, खैर मुबारक हो। इस वजह से हमारा मैट्रिक जो है हमने इस वजह से कर दिया कि पहले साल जो था गुरबत था, अभी इंशाल्लाह हमने कोशिश कर लिया, हमने मेहनत कर लिया, हमने मैट्रिक पास कर दिया। बच्चों की वजह से कि बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चों को मेहनत देकर, टीचरों को मेहनत देकर यह अवसर था कि हम जो है हमको मोहब्बत आ रहा था शौक की वजह से कि बाबा हम खुद पढ़ा रहा हूँ और मेहनत करना हो, इस वजह से हमने नहीं। बड़ा ज़बरदस्त आपने फैसला किया, हमें बड़ी खुशी भी हो रही है। लेकिन ये भी थोड़ा सा बता दें कि बचपन में आप तालीम क्यों कंटिन्यू नहीं कर सके, उस वक्त क्यों रोक दी? इसी वजह से कि पिछले साल जो था गुरबत था, मस्कनत था, इसी वजह से तालीम मुझे 5वीं जमात पढ़ा था, इसके वजह से फिर मस्कनत की वजह से। अच्छा फैज़ साहब, ये बताएं ना कि आप 55 साल के और फिर आप जाकर क्लासरूम में भी बैठते थे बच्चों के साथ, वो थोड़ा अजीब तो नहीं लगता था? वो कैसा आपका तजुर्बा रहा, ज़रा उसके बारे में बताएं, बच्चों के साथ बैठकर क्लासरूम में पढ़ना। इसी वजह से तजुर्बा रहा कि उस्तादों ने सबक पढ़ा रहा था, बच्चों ने सबक पढ़ा रहा था और बच्चों ने मेहनत कर दिया था। बच्चों की मेहनत की वजह से या बच्चों के सबक की पढ़ाई की वजह से हमको हौसला उठ गया था। खुद ब खुद को भी ये शौक आया था कि मैं सफलता जारी करूँगा, इस वजह से हमने मैट्रिक पास कर दिए थे, हमने मेहनत कर दिया था, इसी वजह से हमारी मेहनत का चला ये है हम ये। अच्छा फैज़ साहब, आपका जो ये डिसीजन था दोबारा से तालीम हासिल करने का, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी कर रहा होगा। ये बताएं, स्कूल में टीचर्स और तलबा का रवैया, जो आपके क्लासमेट्स थे, उनका रवैया आपके साथ कैसा था, कैसा सलूक करते थे? रवैया सही था, अच्छे अखलाक था इसका, सारे टीचरों का अच्छे रवैया था, अच्छे अखलाक था। अरे वाह, क्या बात है। और घर वाले उन्होंने सपोर्ट किया आपको? उन्होंने तो नहीं मसला किया कि इस उम्र में कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? बिल्कुल, ये बता रहा था ताकि 5 भाई थे, उसने भी मुबारकबाद दिया और उसको भी सारे खुश थे। 5 भाई थे, 5 के 5 खुश थे और सारे अजीज और अकारिब थे, वो सब स्कूल आए थे। अच्छा, ये भी बता देना कि कोई सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट हो या आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट जो मुश्किल लग रहा हो, कौन से सब्जेक्ट को आपने एंजॉय किया या कौन सा मुश्किल लग रहा है, ये भी ज़रा बता दें। सबसे ज़्यादा मजमून मैथमेटिक्स जो है वो सख्त था और सब मजमून सही था। अच्छा, और जब पेपर्स होते थे, एग्जाम होते थे, मुझे तो अपना वक्त याद आ जाता है, मैं तो रातों को टूट के पढ़ा करती थी और उसके बावजूद अच्छा ही पढ़ लेती थी। आपने तैयारी कैसे की, जरा ये बताएं, कितने घंटे पढ़ते थे रोजाना? 5 घंटे हमने जो है पढ़ा रहा था और वो स्टडी कर लिया था, मुताला कर। आगे का भी बता देना जरा, आगे क्या इरादा है? मैट्रिक तो आपका चले हो गया है, अब इंटरमीडिएट या फिर डिग्री प्रोग्राम में किसी में आप दाखिला लेंगे? हाँ लेंगे, हाँ बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। कुछ जो है MPA BA से MBA से मिसाल मैट्रिक तक जो है इंशाल्लाह
सब कुछ मेहनत करूँगा इंशाल्लाह और ज़्यादा इंशाल्लाह। अच्छा फैज़ साहब ये बताएं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई अब तो उम्र हो गई है, अब क्या करना ये करके, लेकिन आपने उनको गलत साबित किया कि भाई उम्र कभी भी रुकावट नहीं है अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस तरह की बात करते हैं कि उम्र ज़्यादा हो गई, अब छोड़ो, क्या करना पड़ गया? कोई रुकावट नहीं, इसी रुकावट का क्या मसला है? कोई रुकावट नहीं कि बाबा इसी पैगाम देना चाहता हूँ कि बाबा जो है तालीम करे, स्टडी करे, मतलब सारे बच्चों को, सारे जो जितने बच्चे हैं, सारे बड़े बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं या सारे छोटे जो जवान जो लोग हैं उसको भी हम ये पैगाम। कमाल। वैसा आप एक तो बहुत क्यूट भी हैं और बहुत इंस्पायरिंग भी हैं, बहुत इंस्पायरिंग भी हैं। डेफिनेटली देखने वाले जो है ना वो ज़रूर आपसे जो है ना इंस्पिरेशन लेंगे और उनको भी हौसला मिलेगा कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो आगे पढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने सोचा नाज़रीन आपकी इनसे मुलाकात करवाएं। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। ओके जी, वेलकम बैक। आजकल की जो मसरूफ़ और दबाव से भरपूर ज़िंदगी है ना, अक्सर हमें जो जहनी सुकून है, जिस्मानी तवाज़ुन है और कुदरती इलाज की ज़रूरत महसूस हो रही होती है, चाहे वो नींद की कमी होती है, डिप्रेशन हो, पट्ठों का खिंचाव या रोज़मर्रा की थकन हो। मुझे भी अक्सर थकन महसूस हो रही है तो मुझे लगता है ये शोल्डर वाला एरिया क्यों मेरा इतना दर्द कर रहा है। अच्छा, आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करती हैं? मैं प्रोडक्ट तो कोई यूज़ नहीं करती, लेकिन स्टिल मुझे, खैर अभी हम बात करें तो मुझे यहाँ पे पता नहीं फील होना शुरू हो गया कि मुझे दर्द हो रही है। अच्छा चलिए, आपको एक अच्छी खबर मैं बताती हूँ कि मार्केट के अंदर ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जिसको आप यूज़ करके आपकी जो पट्ठों की खिंचान है ना, इसको कम कर सकते हैं। हो सकता है इसका तो उसके बारे में ज़रा आपको बता देते हैं। वो जो है हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है बेसिकली जो इस तरह की जो है ना चीज़ें ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि उनका जो ब्रांड है काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर। थेरेप्यूटिक्स की अगर बात करें, उसकी मसनूआत भी बनाते हैं और उसके अंदर उन्होंने खामोश इनकलाब भी बर्पा कर दिया। अभी ब्रेक में मैं उनसे बात ही कर रही थी इस बारे में कि उनकी प्रोडक्ट्स किस तरह की होती हैं, तो मुझे पता चला एक तो इको फ्रेंडली होती हैं और इसके अंदर ना सिर्फ रिवायती अद्वियात का मुतबादिल ये दवाएँ बल्कि सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को भी फ़रोग़ दिया जाता है, जैसे कि नेचुरल ऑयल्स हो गए, ड्रॉप्स हो गए, सैशेस हो गए, पाउडर, क्रीम्स और दीगर फॉर्मुलेशंस। और मुझे एक और चीज़ पता चली है ना, और वो ये है कि ये स्किन केयर के अंदर भी अब एक इनकलाब लेकर आने वाली है और उसके साथ साथ हेयर केयर लाइन जो है ना उसके अंदर भी इनकलाब लेकर आने वाली है। तो बिल्कुल आप करवा दें इंट्रोडक्शन और फिर आगाज़। हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड CEO शेख रोहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। फाउंडर एंड CEO सुकून के हैं, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं, सबसे पहले तो अभी मैंने जिस तरह बात की ये शोल्डर्स में थकावट और थकन महसूस होना, इसका जो हल आपने निकाला है ये कितना मौसर है और कितना लोग इसको पसंद करें? एक्चुअली इसमें ये है कि हम लोग पहले मेडिकेशन के साथ जुड़े हुए थे। हम छोटा सा भी मसला हुआ हमने दवाई ले ली, तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेथड्स को थोड़ा सा एडवांस करके पाकिस्तान में लॉन्च किया। उसमें हम लोग क्या करते हैं, टॉपिकली आपको एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स प्रोवाइड करते हैं, आप मसाज करते हैं तो विद इन मिनट्स आप रिलैक्स हो जाते हैं। बेसिकली अब आप एक पोस्टर में बैठे हुए कंटिन्यूसली, आप रिलैक्स होकर नहीं बैठ रहे, आपको वो पूरा एक इम्प्रेशन है उसका। तो वो जब उसको मसाज करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करेंगे तो वो थेरापेटिकली अपना वो काम करेगा और आपके मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर देगा, जिससे आपका पेन चला जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि अगर आपको जॉइंट्स में पेन है, अगर आपको 20 साल पुराना भी जॉइंट्स में पेन है, अच्छा यस, इतनी बड़ी बात, हमारा प्रोडक्ट जॉइंट टोन है। ये बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं आप। यस, वो बिल्कुल 20 साल पुराना। हाँ, 20 साल पुराना। हाँ, बिल्कुल। ये तो मुझे लग रहा है कि जादू ही है, जैसे कोई अगर बिल्कुल 20 वो साल जादू से है। तकलीफ में। हमने इतने लोगों की जिंदगी बदली है जॉइंट टोन से, यू कांट इमेजिन। कुछ माएँ ऐसी जो नमाज नहीं पढ़ पाती थी वो भी वो नमाज पढ़ती हैं प्रॉपर उसके थ्रू। अभी मेरे मोबाइल में ऐसे मैसेजेस आते हैं, मैं अभी आपको सुना भी सकता हूँ कि लोग इसमें हमें इतनी दुआएं दे रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इन दुआओं की वजह से हमारा काम चल रहा है। यू कांट इमेजिन कि हमने जॉइंट टोन के 2 साल के अंदर 15 लाख लोगों को जॉइंट टोन पहुँचाया। क्या बात है। अच्छा मैं तो जो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि लोग स्पेशली जॉइंट पेन्स के लिए बड़ी हार्डकोर किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब है कि ये ऑलरेडी एक मार्केट के अंदर प्रोडक्ट मौजूद है जो कि मुतबादिल बड़ा अच्छा है। देखिए इससे पहले नहीं था, इससे पहले नहीं था। वी आर वन एंड ओनली एक्चुअली, एंड वी आर फर्स्ट एंड ओनली इन पाकिस्तान। इवन सेंट्रल एशिया में भी हमारा कोई वो नहीं है, कोई कंपेटिटर नहीं है, कोई इस तरह की प्रोडक्ट्स नहीं है। यस, वी आर ट्रेंड सेटर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे 3 साल हो गए अवेयरनेस पे काम करते हुए। जैसे आज आपके शो में भी अवेयरनेस के ऊपर ही काम करने के लिए आया हूँ। 3 साल से मैं अवेयरनेस पे काम कर रहा हूँ। जो रिस्पॉन्स है ना ऑडियंस का, दैट इज़ मैसिव। मतलब कि जो जिस तरह से लोग उसको प्रेज कर रहे होते हैं, हमें दुआएं दे रहे होते हैं, तो वो एक जॉइंट टोन ने लोगों की तो ज़िंदगी बदली, हमारी भी ज़िंदगी बदली कि लोग मतलब लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है।
अच्छा, बड़े पैमाने पे लोग इस तरफ आ रहे हैं क्योंकि लोग केमिकल बेस्ड मोस्टली मेडिसिन यूज करें, तो उनको शिफ्ट करना, वो सारे लोग जो उस तरफ हैं उनको इस तरफ लेके आना, ये कितना बड़ा चैलेंज है और कितने रैपिडली लोग आ रहे हैं केमिकल? एक्चुअली यही सबसे बड़ा चैलेंज है। मैंने आपको बताया कि मुझे 3 साल हो गए इसके बारे में बताते हुए, क्योंकि जब हम पहले बताते हैं ना कि आप अगर कोई दवाई ले रहे हैं आपकी दवाई छूट जाएगी, अगर आप जोड़ों के दर्द के लिए कोई दवाई ले रहे हैं, आप जॉइंट टोन यूज करें, आपकी वो दवाई छूट जाएगी। लोग कहते हैं यार ये बेवकूफ़ है, शायद कोई दीवाने का ख्वाब ही लगता है लोगों को ना, ये कैसी बातें कर आज के एडवांस दौर के अंदर। लेकिन लोगों को ये समझने की जरूरत है जो नेचर ने चीजें हमें दी हैं हमें उसकी तरफ वापस जाना पड़ेगा। आप लोग इसको विटनेस कर रहे होंगे कि अभी ऑर्गेनिक और नेचुरल चीजों का ट्रेंड फिर वापस आ रहा है। लेकिन रोहित साहब ये बताएं, लोग आप पे क्यों भरोसा करें? इतने स्कैम्स भी हो रहे हैं मार्केट के अंदर, आप पे क्यों भरोसा करें? बिल्कुल, लोग मेरे पे इसलिए भरोसा करें कि मैं पाकिस्तान का वाहिद ड्रैप रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है मेरे पास। ओके, ड्रैप एसेंशियल ऑयल्स, यस। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। दैट्स ड्रैप के बारे में बता दें, एक अथॉरिटी है जो कि अलाउ करती है किसी भी ड्रग को कि वो मार्केट में आ सकती है या नहीं आ सकती है, तो ये तो फिर एक बहुत बड़ी ऑथेंटिक। और हमारी प्रोडक्ट्स रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग रिसर्च साथ में प्रोवाइड करते हैं। हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहे लोगों को, हम लोगों को सुकून दे रहे हैं। और नुकसान कोई नहीं है, नुकसान नहीं है। आप देखें मेडिकेशन ले रहे हैं ना, आप टेबलेट ले रहे हैं, वो पूरी बॉडी के साथ, पूरे मेन ऑर्गन के साथ इंटरेक्ट करती है, आपके स्टमक के साथ, आपकी किडनीज के साथ, हार्ट के साथ। लेकिन हम क्या करें, हम सारा कुछ बाईपास करें। आपने यहाँ मसाज करना है, आपको यहाँ पेना है, यहाँ लगाएं, यहाँ पेना है, यहाँ लगाएं। किसी दूसरे बॉडी का, वो बॉडी ऑर्गन का इंटरेक्शन नहीं है आपके पूरे सिस्टम का। रिलीफ होता है? यस, विद इन 10 मिनट्स आपका जो क्रॉनिक जो एक्यूट पेन होता है ना, आपका जो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है जिसको कहते हैं, वो फौरन से उसको रिलैक्स कर देता है 10 मिनट के बाद। ठीक है। और अगर आपका पुराना मसला है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो जाहिर है उसको टाइम लगता है। ठीक है। इवन हम तो ये भी कहते हैं कि अगर आपने सर्जरी के लिए जाना है उससे पहले एक बार जॉइंटोन लाजमी यूज करें। यस। अभी तक ये वैसे टेस्ट करवा लिया आपने, चेक करवा लिया कि ऐसा पॉसिबल हो कि किसी को सर्जरी का कहा गया हो लेकिन उसने आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया? मल्टीपल पेशेंट देखें, मैं जो आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, जो फिगर्स बता रहा हूँ, 15 लाख यूजर थोड़ा यूजर नहीं है। अब इसका 30% हमारी दोबारा रिपीटिशंस होती हैं कस्टमर की, कि वो दोबारा से लेने के लिए आते हैं। मतलब एतमाद डेवलप हो गया। और ई कॉमर्स के अंदर अगर आपकी रिपीटिशन 30% के करीब है तो यू आर मोर देन सक्सेसफुल ई कॉमर्स के अंदर। इसको कंसीडर किया जाता है। और फार्मेसीज के ऊपर हमारे पास जो फीडबैक्स हैं, हम लोग जब फार्मेसीज पे फीडबैक्स कलेक्ट करते हैं तो लोग बताते हैं उस एक प्रोडक्ट की बेस पे हमारा पूरा ब्रांड रिलाई कर रहा होता है। अच्छा, ये तो पेन रिलीवर जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस किस मजीद शोबे में आप काम कर रहे हैं? इसके अलावा हम लोग ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स के अंदर तो हमने बहुत काम किया, हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक रिसर्च कंडक्ट की और हमने उसके प्रोडक्ट डेवलप किया, हम लॉन्च करने वाले हैं। उसके अंदर क्या करेंगे, हम टॉपिकली ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे, हाइपरटेंशन को रिलीज करेंगे, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे। ये सब कुछ आपकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये टॉपिकल है वो। मतलब कोई भी इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो उस तरह से नहीं है जो कि एक रेगुलर दवाओं। देखिए, आपको मैक्सिमम साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कि अगर आप स्किन पे रिएक्शन हो सकता है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि स्किन पैच टेस्ट कर लें आप पहले, उसके अलावा दूसरा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। तो अब कितनी अच्छी बात होगी कि आप ब्लड प्रेशर के लिए 4-4, 5-5, 6-6 दवाइयाँ लेते हैं, अगर आपकी वो कम हो जाए स्टार्ट में, उसके बाद छूट जाए, आपको टॉपिकली आप ऑयल लगा रहे हैं, मसाज करें, आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया। मेरा प्रोडक्ट लेकर आए या नहीं लेकर आए, क्योंकि मैंने यूज करना, मैं बड़ी इंस्पायर हो गई हूं। अच्छा, ये बताएं कहां से खरीदे जा सकते हैं? ऑनलाइन भी? ऑनलाइन है www.sukoon.com और पाकिस्तान में तमाम फार्मेसीज के ऊपर भी हैं। ठीक है। पूरे पाकिस्तान में, और हाइपर मार्केट्स के अंदर, अल्फाते के अंदर मल्टीपल हाइपर मार्केट्स हैं, वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, ऑनलाइन भी हो सकते हैं। अच्छा, आप कितना बजट फ्रेंडली है ये भी जरा बता दें। हाँ, बजट फ्रेंडली इस तरह से है कि आप देखें, आप कोई भी मेडिकेशन लेते हैं तो आजकल आपको पता है कि मेडिसिन के भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। तो हम लोग की एक बॉटल 1 मंथ चलती है, 1 मंथ की डोज है उसकी पूरी। और हमारे प्रोडक्ट का सबसे अच्छी बात यह है कि जॉइंट पेन है ना, वो स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं है या आपके पेरेंट्स के लिए नहीं है। आपके घर में किसी को भी जोड़ों का दर्द हो रहा है, आप उसको यूज करा सकते हैं। आप दूसरी दवाइयां लेंगे वो स्पेसिफिकली आपके लिए होगी, कोई और नहीं यूज कर सकेगा। ये आप हमारी प्रोडक्ट्स को पूरी फैमिली यूज कर सकते हैं। फैमिली फ्रेंडली हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, इन द एंड अगर कोई मैसेज देना चाहें आवाम को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, व्यूअर्स, एनीथिंग यू? अभी रिसेंटली हमने जो डेवलपमेंट की, जिस प्रोडक्ट की आप भी बात करी हैं, जिसकी हमें डिमांड थी मार्केट से, दैट इज स्किन केयर। स्किन केयर के अंदर हमने क्या किया कि हमने उसको ऑब्जर्व किया कि क्या चल रहा है। हमारा एक सप्लीमेंट ब्रांड है
उसके अंदर क्या होता था कि लोग 3-3, 4-4 गोलियां सप्लीमेंट्स की ले रहे होते थे एक ही काम को मैनेज करने के लिए, अपने स्किन स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। हेयर स्किन नेल का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि बाल भी अच्छे हों, स्किन भी अच्छी हो और आपके नाखून भी अच्छे हो जाएं। तो हम लोगों ने क्या किया कि वो 3 टैबलेट्स जो लोग लेते थे, जिसमें कोलेजन था, बायोटिन था, अल्फा लिपोइक एसिड था, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट था और अदर मल्टीविटामिन, जिसमें आप डिफरेंट मल्टीविटामिन की टैबलेट्स लेते हैं, हमने एक ही टैबलेट में कन्वर्ट कर दिया कि एक ही टैबलेट आप लोगों को लेनी पड़ेगी पूरी क्वांटिटी के साथ। मतलब आपने सारे मामलात के ऊपर ना sukoon.com कर दिया है किसी एक प्रोडक्ट के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू लॉन्च एज वेल। sukoon.com पर जाकर आप इनके प्रोडक्ट्स जो है ना वो खरीद सकते हैं। डेफिनेटली आपको फायदा भी होगा क्योंकि उसके बहुत सारे गवाहान जो है ना वो भी मौजूद हैं। इसके साथ ही वक्त जो है वो खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।